ठीक है, तो डब्ल्यूटी स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा प्रैक्टिकली ज़्यादा फोकस करेंगे सीखने पे, कोड और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो 4-5 चीज़ें हैं हमारे सिलेबस में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उनको कोशिश करेंगे कवर करने का। सब कुछ कवर कर ही देंगे। अब जो सर ने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या फिर इम्पोर्टेंट नोट्स के नाम पे भेजा था गिटहब की लिंक, वो चीज़ रेफरेंस में रख के पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें अराउंड 60-65 पेजेस है, 63 पेजेस है। ठीक है, तो वो कंटेंट पूरा कवर कर देंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से कि किस तरह सारी चीज़ें काम करती है। ठीक है, सबसे पहले सीधा सीधा जंप करते हैं HTML पे। ठीक है, HTML से ही शुरू हो रहा है। पहला चैप्टर HTML पे ही बेस्ड है, HTML प्लस गिटहब पे बेस्ड है, और दूसरा चैप्टर है बेस्ड हमारा CSS पे। ठीक है, तो HTML से शुरू करते हैं, CSS पे जाते हैं। गिटहब वाला पोर्शन कवर ट्राई करेंगे कि लास्ट में कवर करें, क्योंकि सारी चीज़ें जब समझ आ गई है तब कैसे उनको पुश करना है, पुल करना है, वो सारी चीज़ें समझ आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले HTML से ही शुरू करते हैं। ठीक है, हम सब ने HTML एक बार लाइफ में एक्सप्लोर किया हुआ ही होता है कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा जो बॉयलर प्लेट कोड है हमने डाल दिया है। वैसे हम याद नहीं रखते ये चीज़, सिर्फ शॉर्टकट से सीधा लिख देते हैं, पर एग्ज़ाम के लिए याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मली हमको पता है HTML टैग के अंदर 2 सेक्शंस आते हैं। ये HTML क्लोजिंग और ओपनिंग टैग के बीच में 2 सेक्शंस आते हैं। एक हेड सेक्शन आता है हमारा, एक बॉडी सेक्शन आता है। हेड सेक्शन के अंदर हमारे SEO के लिए जो चीज़ें लिखते हैं वो सारी चीज़ें हेड सेक्शन के अंदर आती है। उसके बाद टाइटल जो है वो हेड सेक्शन के अंदर आता है। इसके साथ साथ हम CSS को भी हेड सेक्शन के अंदर ही लिंक करते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को भी बहुत सारे लोग हेड सेक्शन के अंदर लिंक करते हैं, बट हम प्रीफर करेंगे बॉडी के अंदर, वो भी लास्ट में जावास्क्रिप्ट को लिंक करने का। लिंक भी नहीं करेंगे हम, जावास्क्रिप्ट यहीं पे ही टाइप कर लेंगे ताकि HTML के ID और क्लासेस के साथ साथ हम यूज़ कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जावास्क्रिप्ट को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, सेम CSS की तरह ही, क्योंकि मुझे अलग से जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल नहीं बनानी, दोनों अलग अलग जगह होगा। दो बार स्विच करनी पड़ेंगी फाइल, उससे अच्छा यहीं पे हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख लेंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को CSS की तरह लिंक करके अलग फाइल बना सकते हैं। अभी के लिए हमने CSS फाइल नहीं बनाई, इसको कमेंट कर देते हैं। ना ही हम जावास्क्रिप्ट अभी लिख रहे हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं HTML से। क्या क्या चीज़ें आती है HTML के अंदर? हेड टैग, ओपनिंग क्लोजिंग हेड टैग, ये हम सबको पता है क्या होता है। बॉडी टैग क्या होता है हम सबको पता है। इसमें जो मेन कंटेंट आता है वेबसाइट का वो लिखते हैं, और हेड टैग में जो लिखता है वो मेन कंटेंट तो नहीं होता, बट कहीं ना कहीं वो भी वेबसाइट पर रेंडर हो रहा ही होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट की जगह मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, सैम्पल वेब पेज। ठीक है, साथ में इसको रन भी कर लेते हैं लाइव सर्वर पे। सॉरी, मैंने एक फ़ाइल नहीं बनाई, मैं एक फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ। तो सपोज़ मैंने यही ले लिया फ़ोल्डर IP1 चेक पॉइंट्स का, और मैं नई फ़ाइल बना रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ एक फ़ाइल बना दी है index.html नाम से, index.htm। ठीक है, HTML के एक्सटेंशन को हम HTM भी लिख सकते हैं, HTML भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, SEO वाला कंटेंट हम सब हेड सेक्शन में रखेंगे। बॉडी सेक्शन में जो भी वेब पेज पे दिखाना है हम वो रखेंगे। यहाँ पे हम हेडिंग दे रहे हैं, टाइटल लिख रहे हैं सैम्पल वेब पेज। ठीक है, इसको साथ साथ में हम रन भी करते जाएंगे। साइड में आउटपुट देखी जाए इस तरह रखते हैं। ठीक है, ब्राउज़र को मैं राइट साइड में रख रहा हूँ। सैम्पल वेब पेज यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, ये जो टॉप पे टैब वाला आइकन है वहाँ पे। ठीक है, तो वो चीज़ टाइटल उस चीज़ के लिए यूज़ होता है, टॉप पे जो लिखा हुआ है इस चीज़ के लिए। अब HTML CSS में कुछ भी नहीं है, कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं भी नहीं। हम किस तरह यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें, बस वही देख रहे हैं। ठीक है, HTML में हमारे पास भर भर के टैग्स आते हैं। हमारे पास एक हेडर टैग आता है, जिससे हम जो हेडर में लिखना है वो लिख सकते हैं। ठीक है, हेडर सेक्शन में यहाँ पे यूजुअली नेविगेशन बार के लिए हम हेडर सेक्शन यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने नेविगेशन भी बना लिया। अब इसमें मैं स्टाइल डाल सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैंने डाल दिया। सपोज़ यहाँ पे साइड में दिखे इसलिए मैंने एक्वा डाल दिया, अब यहाँ पे दिखेगा। बस मैंने इसकी लेंथ और विड्थ नहीं डाली।
हाइट और विड्थ है, सॉरी लेंथ और विड्थ नहीं है। हाइट मैं डाल रहा हूँ 50 पिक्सल और विड्थ भी मैं डाल रहा हूँ 50 पिक्सल। ठीक है, तो ये नेविगेशन बार हमारा हेडर सेक्शन में बन जाएगी। ऑटो सेव ऑफ है या क्या है? ऑटो सेव तो ऑन है, तो नेविगेशन बार आया क्यों नहीं? ये नेविगेशन बार आ गया हमारा। ठीक है, मैंने दोनों 50 पिक्सल्स दिया था, इसलिए ये सिर्फ छोटा सा ही आया है। अब मैं सपोज़ विड्थ को पूरा करना है मुझे, तो एक सेकंड, मैं थोड़ी साइज़ बढ़ा रहा हूँ सिर्फ विड्थ की। ठीक है, मैंने 600 पिक्सल्स लिखा, तो ये थोड़ा और ज़्यादा लंबा हो जाएगा राइट साइड से। ये पता नहीं तुरंत रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा, रिफ़्रेश करने के बाद क्यों दे रहा है मुझे पता नहीं चल रहा। मैं इस चीज़ को अंदर ले लेता हूँ। ठीक है, तो कोड अच्छे से दिखे। मैंने हाइट और विड्थ, मैं स्टाइल टैग का यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने CSS लिखा है HTML के अंदर। अभी के लिए इन सारी चीज़ों को रहने देते हैं। हेडर्स हम बस टैग की बात करें कि कौन सा टैग कहाँ पे यूज़ होता है। हेडर टैग हमने देख लिया, नेविगेशन टैग देख लिया। ठीक है, एक फूटर टैग भी आता है जो कि जनरली लास्ट में आता है वेब पेज के। हम सिर्फ टैग लिखने के लिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, हम हेडर के अंदर नेविगेशन बना सकते हैं। ठीक है, नेविगेशन बार सिर्फ NAV से भी बना सकते हैं, हेडर की ज़रूरत नहीं है डालना। ठीक है, इसके सिवाय हम एक सेक्शन बना रहे हैं, कोई डिवाइड कर रहे हैं, तो सेक्शन टैग से उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके सिवाय हम मेन टैग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर मेन कंटेंट होगा हमारा वेब पेज का, जो कि बीच में यूजुअली होता है। ये पता नहीं रिफ़्रेश क्यों करना पड़ रहा है मुझे। ऑटो सेव मेरा ऑन है, फिर भी वेबसाइट पे तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, पता नहीं। ठीक है, उसको हम रिफ़्रेश कर लेंगे। अभी के लिए ये सारे टैग्स है हमारे, ये है सेमांटिक एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट किसको बोलते हैं वो देख लेते हैं। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एलिमेंट है, हेडर एलिमेंट, ये नेव एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब जो टैग है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और उसके बीच का कंटेंट है, उसको एलिमेंट बोलते हैं, और ये जो है वो उसको टैग बोलते हैं। ठीक है, इतनी सारी बेसिक्स चीज़ें हमको सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो सबको पता ही होता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे सेमांटिक टैग्स है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं सेमांटिक टैग्स क्या होता है, तो ये चीज़ लिख सकते हैं कि ये सारे सेमांटिक टैग्स हैं हमारे। ठीक है, इसके सिवाय आगे बढ़ते हैं। HTML में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मल्टीमीडिया एलिमेंट्स कौन से होते हैं। मल्टीमीडिया एलिमेंट्स भी हम बॉडी सेक्शन के अंदर ही लिखते हैं। हम ऑडियो और वीडियोस को भी अंदर डाल सकते हैं हमारे वेब पेज पे। ठीक है, ये ऑडियो SRC पे मैं कोई भी ऑडियो का पाथ दे सकता हूँ, audio.mp3। अगर मेरा सेम फोल्डर के अंदर ही ऑडियो नाम से ही कोई ऑडियो है, तो audio.mp3 मैंने पाथ दे दिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंट्रोल्स। कंट्रोल से क्या होता है कि ऑडियो पॉज, प्ले करने के, आगे पीछे करने के कंट्रोल्स आ जाते हैं हमारे उस पर। ठीक है, अभी के लिए मेरे पास कोई ऑडियो नहीं है इस PC पे, तो अभी के लिए दिखने नहीं मिलेगा प्रैक्टिकल, बट सिर्फ पाथ डालना है ऑडियो का। ठीक है, उससे वो ऑडियो खुल जाएगा। अभी के लिए इस पाथ पे कोई audio.mp3 नहीं है, इसलिए सिर्फ इतना ही दिखा रहा है कि कोई ऑडियो यहाँ पे प्ले हो सकता है, पर है नहीं यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह सेम वीडियो भी आता है, वीडियो टैग। ठीक है, उसमें हम वीडियो का पाथ डाल सकते हैं, MP4 फॉर्मेट में वीडियो आता है। अब सिमिलरली इस चीज़ को भी रन करते, इसमें भी हम कंट्रोल्स डाल सकते हैं ताकि वीडियो के कंट्रोल्स आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हमने ये सैम्पल वीडियो डाल दिया, वीडियो है नहीं हालांकि उस पाथ पे, बट वीडियो जो पाथ है ये वहाँ से कुछ रेंडर नहीं कर पा रहा, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट इतनी चीज़ें दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे मल्टीमीडिया एलिमेंट्स थे, मीडिया जो डिस्प्ले करते हैं हमारे वेब पेज पे। ठीक है, इनको हम, ये अभी टॉप पे आ रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, एक के बाद एक आ रहे हैं, हम इनको पोजीशन कर सकते हैं CSS की हेल्प से, बट अभी के लिए इनको सिर्फ हम टैग्स के बारे में देख रहे हैं, HTML के बारे में, तो CSS को बीच में नहीं ला रहे। ठीक है, तो ये हमने ऑडियोस और वीडियोस डाल दिए हैं। अब इसके बाद एक फॉर्म बनाने पे क्वेश्चन आएगा ही, बहुत ज़्यादा चांसेस है। फॉर्म कैसे बनाते हैं HTML में, तो फॉर्म के लिए फॉर्म टैग यूज़ करते हैं। एक्शन अभी के लिए हम कुछ नहीं डाल रहे, जब जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तब देखेंगे एक्शन के लिए क्या करना है। एक ऑन क्लिक भी देखेंगे, जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तब। अभी के लिए एक्शन ऑन क्लिक में कुछ नहीं डाल रहे, मेथड देख रहे हैं बस। ठीक है, एक मेथड इक्वल्स टू गेट और पोस्ट, दो होते हैं मेथड्स। मैंने मेथड इक्वल टू पोस्ट डाल दिया। ठीक है, गेट पोस्ट दो मेथड्स है जिनसे हम डेटा जो है, फॉर्म में जो डेटा एंटर किया है वो पास कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के अलग अलग तरीके हैं, कैसे पास कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमने एक फॉर्म बनाया है। ठीक है,
यहाँ पे फॉर्म बना है तो आउटपुट देखते रहेंगे हम साथ में। फॉर्म के अंदर मैंने एक लेबल डाला, लेबल में फॉर की जगह सपोज़ मैं लिख रहा हूँ नेम, ठीक है, और यहाँ पे लेबल के अंदर मैं डाल रहा हूँ एंटर योर नेम, ठीक है। इसके बाद मैंने एक इनपुट टैग लिया, इनपुट में टेक्स्ट है, नेम का नेम ही लिख रहे हैं और आईडी में भी नेम ही लिख रहे हैं। अब जो लेबल फॉर नेम ये जो है ना, ये इस फॉर के अंदर जो लिख रहे हैं ना नेम, वही चीज़ इसके आईडी के अंदर होना चाहिए और नेम के अंदर होना चाहिए, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी होनी चाहिए। अब ये इसका आउटपुट देखते हैं, एक बार रिफ़्रेश करने पे कोई फॉर्म बनना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्म जैसा बन गया है। अब इसमें और भी चीज़ें आती है नेम के साथ साथ। मैं सपोज़ यहाँ पे एक और लेबल बना रहा हूँ, ठीक है, लेबल फॉर ईमेल्स है सपोज़, एंटर योर ईमेल मैं मांग सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक इनपुट टैग फिर से ले रहा हूँ मैं और उसमें ईमेल डाल सकते हैं या फिर नेम भी रख सकते हैं सिंपल, ठीक है। नेम में भी मैं ईमेल डाल देता हूँ और आईडी में भी मैं ईमेल डाल देता हूँ, ठीक है। आईडी और ये नेम क्या है वो बस उस इनपुट टैग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे BR डाल देता हूँ ताकि नई लाइन में आ जाए ये चीज़, ठीक है। नई लाइन में लाने के लिए BR करना पड़ता है। BR है ब्रेक का शॉर्ट फॉर्म है, तो उस BR जहाँ पे भी करेंगे वहाँ पे एक नई लाइन डल जाएगी, ठीक है। या फिर वो नई लाइन में आ जाएगा या फिर एक नई लाइन डल जाएगी। एक और बार मैं BR अगर यहाँ पे करूँगा, सॉरी ये B हो गया, एक और बार मैं BR टैग यहाँ पे करूँगा यूज़, तो ये एक और नीचे आ जाएगा, एक और स्टेप नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्म बना है। अब इस फॉर्म में मैं और भी चीज़ें इनपुट में ले सकता हूँ। सपोज़ मुझे लेबल किया, मैं सपोज़ एड्रेस लेना है मुझे, ठीक है, एंटर योर एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेबल में एड्रेस डाल रहा हूँ और इनपुट में टेक्स्ट बॉक्स डालूँगा मैं, नेम में एड्रेस और ईमेल में एड्रेस, सॉरी आईडी में भी एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया हमारा। टेक्स्ट बॉक्स हम जब डालते हैं तब वो टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टेक्स्ट इनपुट लेने के लिए टेक्स्ट इनपुट मांगने लगता है, ठीक है। यहाँ पे भी हम ब्रेक कर सकते हैं ताकि थोड़ी सी स्पेस बन जाए इनके बीच में, ठीक है। ये मैंने एड्रेस ले लिया। अब हम एक बटन बना सकते हैं या फिर हम इनपुट से ही बनाते हैं। सबसे पहले मैं लेबल में बटन डाल रहा हूँ, सबमिट डाल देता हूँ चलो इसका नाम, और सबमिट इसके अंदर लिख दिया मैंने, या फिर यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहे, इनपुट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। मैंने इनपुट में सबमिट टाइप डाल दिया, नेम में भी सबमिट डाल दिया और आईडी में भी सबमिट डाल दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सबमिट बटन बना देगा जिससे वो फॉर्म सबमिट होता है, ठीक है। ये नॉर्मल बटन बना दिया। इस चीज़ को हम स्टाइल भी कर सकते हैं ये यूज़ करके, हम CSS को यूज़ करके, पर अभी के लिए सिर्फ इतना ही देख रहे हैं हम कि कैसे फॉर्म बनाते हैं, नॉर्मल फॉर्म कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबमिट करके भी देख लिया हमने कैसे सारी चीज़ें आती है। इसके सिवा और भी ऑप्शंस आते हैं, हम रेडियो बटन डाल सकते हैं, हम टेक्स्ट बॉक्स हमने डाल के देख लिया हम, ठीक है। तो ये हमने एक सबमिट बटन डाल के देख दिया। इसके सिवा भी दुनिया भर की चीज़ें आती है जो हम एक फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। अगर वो चीज़ देखनी है कि क्या क्या आती है तो हम HTML फॉर्म सिर्फ सर्च करेंगे तो उसके डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा W3 स्कूल्स का टॉप पे ही। उसमें W3 स्कूल्स पे सब बताया। हम ये जो है टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। ये हमारा ऊपर वाला जो है ये लेबल है, हेडिंग जो है ना, क्या मांगना है वो बता रहे, वो हमारा लेबल है। और ये जो है हमारा इनपुट टाइप है, इनपुट टैग जो है वो ये टेक्स्ट बॉक्स दे रहा है, ठीक है। लास्ट नेम जो है लेबल टैग की हेल्प से पूछ रहे हैं और ये जो है टेक्स्ट बॉक्स वो इनपुट टैग की हेल्प से पूछ रहे हैं। सबमिट बटन हमने देख लिया कैसे काम करता है, ठीक है। ये सबमिट बटन हटा दें अभी, ठीक है। हम ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। ये फॉर्म एलिमेंट से हमने फॉर्म बनाया था एक, उसके अंदर जितने भी चीज़ें डालनी है फॉर्म के अंदर वो सारी चीज़ें आती है, ठीक है। इसमें इनपुट टाइप इक्वल्स टू बहुत सारे आते हैं जो मैंने बोला। ये हमने एक ईमेल ट्राई किया, एक नेम ट्राई किया, सॉरी एक टेक्स्ट ट्राई किया, एक ईमेल ट्राई किया और एक टेक्स्ट बॉक्स ट्राई किया। टेक्स्ट बॉक्स एक्चुअल में है ना एड्रेस या फिर ऐसा कुछ चीज़ लेने के लिए होता है जिसमें एक से ज़्यादा पैराग्राफ चाहिए, एक पैराग्राफ है उससे ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए टेक्स्ट बॉक्स आता है। और फिर सबमिट जो है सबमिट बटन के लिए आता है। इसी तरह चेक बॉक्स भी आता है। चेक बॉक्स क्या होता है, जो बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सिलेक्ट कर सकते हैं चीज़, ठीक है।
सबमिट बटन हमने देख लिया। रेडियो बटन क्या होता है, जैसे हम जेंडर के लिए जनरल यूज़ करते हैं इस चीज़ को कि मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं बट एक ही चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे शायद होंगे इनके इम्प्लीमेंटेशन, बट हमने देखा लेबल फॉर फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम है टेक्स्ट टाइप का, तो इनपुट पहले देखो लेबल टैग डालेंगे कि क्या लेबल कर क्या मांगना है, उसके अंदर यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट नेम मांगा है, ठीक है, इसलिए फिर यहाँ पे इनपुट टाइप लिखेंगे कि कौन से टाइप का इनपुट चाहिए, और फिर यहाँ पे हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए था, इसलिए हमने टेक्स्ट बॉक्स चाहिए था, एक लाइन का टेक्स्ट चाहिए था, इसलिए हमने टेक्स्ट लिखा यहाँ पे, ठीक है। फिर से लेबल किया, लास्ट नेम भी मांगना है हमको, और इनपुट में हमने दे दिया टेक्स्ट फिर से लेना है, तो एक टेक्स्ट बॉक्स बना दो। ये इसने इस तरह लेबल कर दिया फर्स्ट नेम, फिर ये बॉक्स बना दिया, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लास्ट नेम लिख दिया, और वहाँ पे भी एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा एक नॉर्मल फॉर्म जिसमें फर्स्ट और लास्ट नेम ले रहा है, ठीक है। लेबल एलिमेंट के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया कि लेबल में फॉर एट्रीब्यूट जो होता है वो आईडी के इक्वल होना चाहिए। जो इनपुट टैग में हमने जैसे देखा यहाँ पे आईडी डाल रहे थे, वो उस आईडी के इक्वल में इसका फॉर होना चाहिए, ठीक है। तो लेबल को पता चलेगा कि कौन से वाले इनपुट टाइप के साथ लिंक होना है उसको, ठीक है। तो ये फॉर ये एक दो चीज़ें माइंड में रखनी जैसी, बाकी इतना सारा एग्जाम में डीप में नहीं पूछेंगे, ठीक है। ये रेडियो बटन जो हमने देखा था, रेडियो बटन कुछ इस तरह होता है कि मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, एक चीज़ सिलेक्ट करनी होती है हमको। ये HTML सिलेक्ट किया, CSS सिलेक्ट किया, तो HTML डी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। सर्कुलर जो होते हैं वो रेडियो बटन्स होते हैं, और जो स्क्वायर में होते हैं वो चेक बॉक्स होते हैं। चेक बॉक्स में हम मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, रेडियो बटन में एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी सिंपल चीज़ें हैं। इनपुट टाइप से ये डाल दिया रेडियो, और ऑप्शंस डालने के लिए हम यहाँ पे वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू एट्रीब्यूट जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैंने एक रेडियो बटन बनाया था, उसका नाम उसका वैल्यू था HTML, फिर दूसरे का CSS था, और तीसरे का जावास्क्रिप्ट था, ठीक है। लेबल तीनों को देखो, लेबल करते वक्त भी तीनों को अलग अलग लेबल दिया है, ठीक है। तो इस तरह ये जो रेडियो बटन है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट रेडियो बटन चांस नहीं है कि इम्प्लीमेंट करने को बोलेंगे, ठीक है। तो एक और चीज़ है चेक बॉक्स, हमने अभी तक नहीं देखा। चेक बॉक्स इस तरह होता है जिसमें मल्टीपल चीज़ें हम सिलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सारी सिलेक्ट करेंगे तो वो भी हो जाएगा। सबमिट बटन हमने देख लिया हमारे पास ही ट्राई करके, ठीक है। नेम एट्रीब्यूट फॉर इनपुट, अब यहाँ पे है ना इनपुट में एक एट्रीब्यूट लिया है इन्होंने, नेम नाम का नेम एट्रीब्यूट इन्होंने नहीं लिया। कहना क्या चाह रहे हैं, ईच इनपुट फील्ड मस्ट हैव नेम एट्रीब्यूट एंड टू बी सबमिटेड, इफ द नेम एट्रीब्यूट इज omitted द वैल्यू ऑफ द इनपुट विल नॉट बी सेंट एट ऑल, ठीक है। नेम एट्रीब्यूट इन्होंने बोला है कि मेंशन करना पड़ेगा, अगर वो नहीं होगा तो सबमिट नहीं हो पाएगा, बट नेम एट्रीब्यूट इन्होंने यहाँ पे डाला नहीं है। ये एट्रीब्यूट्स है जो लेफ्ट साइड है इक्वल्स टू के, वो एट्रीब्यूट्स है सारे, ठीक है। टाइप एक एट्रीब्यूट है, आईडी एक एट्रीब्यूट है, वैल्यू एक एट्रीब्यूट है, ये सारे एट्रीब्यूट्स है, और ये उनकी वैल्यूज़ है, ठीक है। ये इस राइट साइड में जो है वो उनकी वैल्यूज़ है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि तुम एक्सरसाइज करके देखो, ऐड एक इनपुट बटन, एक इनपुट फील्ड ऐड करना है बटन टाइप का, और उसके अंदर वैल्यू डालनी है, ओके। तो ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, बट कुछ फ़ायदा नहीं है, ये सारी चीज़ें इतनी डीप में नहीं पूछेंगे ये लोग। इसके बाद एक डिफरेंस बिटवीन जो है नोट्स में था कि कैनवास और SVG के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ये डिफरेंस मैं स्क्रीन पे अटैच कर दूंगा, ठीक है। थियोरेटिकली है, समझने वाली चीज़ कुछ है ही नहीं इसमें। जो SVG है वो एक HTML5 का फीचर है, कैनवास भी एक HTML5 का फीचर है, ठीक है। तो ये चीज़ें सिर्फ एक बार ऊपर ऊपर से गो थ्रू कर लेना। डिफरेंस बिटवीन है, पूछ सकते हैं, बट कुछ समझने जैसा नहीं है इसमें, ठीक है। दोनों ही चीज़ें, कैनवास जो है ये होता है डेटा को विजुलाइज कराने के लिए, कोई ऐसा सेक्शन, कोई ऐसा ब्लॉक रेक्टेंगुलर जिसके अंदर हम कुछ कुछ शो कर सकते हैं, कुछ दिखा सकते हैं, ठीक है। SVG है वो हम यूज़ करते हैं, एक SVG पाथ यूज़ करते हैं हम लोगो इंपोर्ट करने के लिए या फिर कोई इमेज इंपोर्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें सबको पता ही होती है, एक्सप्लेन करने जैसे इसमें कुछ है नहीं। तो एक बार सिर्फ डिफरेंस बिटवीन स्क्रीन पे दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके रख देना और वो पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि वो एग्ज़ाम आने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो इसके बाद सेमांटिक एलिमेंट्स हमने देख लिए कि क्या क्या होता है, फॉर्म बना के हमने देख लिया। आगे फॉर्म को वापस हम देखेंगे जब जावास्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक फॉर्म वैलिडेशन वाला क्वेश्चन भी आने के चांसेस है, तो वो जावास्क्रिप्ट चालू शुरू करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। इसके सिवाय HTML में और भी चीज़ें पूछ सकते हैं, फॉर्म के जो इनपुट टाइप्स हैं ना वो टाइप्स के बारे में पूछ सकते हैं, तो ये चीज़ एक बार याद करके जाना पड़ेगा। वैसे टाइप्स तो बहुत सारे तरीके के, बट हमको जनरल जो है याद रखना है कि टेक्स्ट होता है एक, सबमिट होता है एक, टेक्स्ट बॉक्स होता है एक,
एक होता है ईमेल वाला जिसमें ईमेल का फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सबमिट वाला होता है, और रेडियो और चेक बॉक्स, ये जो कॉमन टाइप्स हैं वो याद रखने हैं सिर्फ, बाकी सारी चीज़ें इतनी सारी चीज़ें डीप में नहीं पूछेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन एक दे सकते हैं कि एक फॉर्म बनाओ जिसमें इनपुट में ले रहा हो नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और फिर सबमिट बटन हो, तो ये बना सकते हैं। रीसेट बटन भी बना सकते हैं, सबमिट बटन भी बना सकते हैं। टाइप इक्वल्स टू रीसेट कर देंगे ना, तो रीसेट बटन बन जाएगा। अब रीसेट बटन पे क्लिक करते ही ये नाम मैंने सबमिट दिया है बट वो है रीसेट बटन, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, कुछ भी लिखा मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा मैंने। अब रीसेट क्लिक करने पे वो सारी चीज़ें चली जाएंगी। टाइप इक्वल्स टू रीसेट किया मतलब रीसेट करने पे वो सारी चीज़ें चली जाएंगी, तो ठीक है। इतना ज़्यादा डीप में वो नहीं पूछेंगे। अगर मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं तो हम टाइप इक्वल्स टू TEL कर सकते हैं, ठीक है, टेलीफोन कर सकते हैं, जिससे मोबाइल नंबर इनपुट में ले लेगा ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। HTML में फॉर्म्स तक इन्होंने नोट्स में मेंशन किया था, उससे ज़्यादा डीप में मेंशन नहीं किया था। कुछ है भी नहीं इसमें, नॉर्मल टैग्स है और एलिमेंट्स है जिनसे जो कि सिर्फ वेब पेज पे दिखते हैं, वेब पेज के स्केलेटन की तरह है। CSS से जो है मेन इन पे इफेक्ट्स पड़ते हैं। CSS से मेन डेकोरेशन होता है वेबसाइट का, तो उसके वक्त देखेंगे, ठीक है। CSS को भी हम कोशिश करेंगे कि नई फाइल ना बनाए, यहीं पे स्टाइल टैग का यूज़ करके CSS लिख देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें HTML में थी। एक बार गिटहब वाली चीज़ें देख लेते हैं, फिर वापस हम आते हैं HTML से, या फिर चलो CSS वाली चीज़ें पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम गिटहब वाली चीज़ें देखेंगे। CSS हमारे किस काम आता है, हम सबको ही पता है। CSS आता है स्टाइलिंग के काम। अभी के लिए मैं फॉर्म में हटा रहा हूँ, फॉर्म का हमें कुछ काम नहीं है। ये हमारे डबल कमेंट्स बन गए, इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। फॉर्म हमारे कुछ काम का नहीं है अभी के लिए, CSS हम जब तक सीख रहे हैं। अब देखो ये ऑडियो और वीडियो भी हटा देते हैं। CSS के हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। मैं यहाँ पे एक डिव या फिर हम एक स्पैन लेते हैं, ठीक है। स्पैन टैग एक सेक्शन की तरह ही है, और यहाँ पे हमें इसको यहीं पे ही हम स्टाइल लिंक कर रहे हैं स्टाइल टैग से। स्टाइल टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कितने कितने टाइप्स से CSS हम लिख सकते हैं, तो वो कितने तरीके से हम CSS लिख सकते हैं, ठीक है। टाइप्स कितने तरीके से, 3 तरीके हैं। एक हम लिख सकते हैं इंटरनल CSS, ठीक है। दूसरा तरीका है हम एक्सटर्नल CSS लिख सकते हैं। तीसरा तरीका है हम इनलाइन CSS लिख सकते हैं, ठीक है। हम जो अभी यूज़ कर रहे हैं वो इनलाइन CSS है। इंटरनल CSS अलग होता है, एक्सटर्नल CSS अलग होता है। अब एक बार समझ लेते हैं कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ये मैं कमेंट कर रहा हूँ, नहीं तो इस चीज़ का भी एरर दिखाएगा। ये चीज़ भी प्रिंट हो जाएगी, बट बॉडी के बाहर है तो एरर दिखाएगा, हाँ। तो इंटरनल CSS क्या होता है, हमने यहीं पे ही एक स्टाइल टैग बना दिया हेड के अंदर, और यहीं पे ही सारी CSS लिखी हमने। ये जो है इंटरनल CSS है, हम HTML के अंदर ही CSS यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इनलाइन CSS क्या होता है, हम HTML के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो इंटरनल है, बट ये जो है इनलाइन CSS है। हम बॉडी के अंदर यहाँ पे सपोज लिख रहे हैं स्टाइल, ठीक है। ये इनलाइन CSS हुई हमारी। सबके बीच में डिफरेंस क्या है, ये हेड टैग के अंदर आता है, और इसमें इसके क्लास और आईडी को रेफरेंस देके किसी भी टैग पे हम CSS लिख सकते हैं। बट ये जो इनलाइन CSS है वो एक स्पेसिफिक एक टैग के लिए होता है। बॉडी जो है, सपोज मैंने बॉडी पे स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया, तो ये यहाँ पे राइट साइड में बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा। सबसे पहले ये सारी चीज़ें चल जाएंगी, फिर बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा। अब मानो मैंने यहाँ पे एक स्पैन बनाया और उसमें मैंने लिखा स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर, इसमें मैंने दे दिया सपोज एलाइस ब्लू, और इस पर मैंने विड्थ और हाइट दे दी। इसको मैंने विड्थ दे दिया 500 पिक्सल, और हाइट मैंने दे दी फिर से 500 पिक्सल। अब देखो यहाँ पे रिफ्रेश करने पे स्पैन वाला जो एलिमेंट है वो आ जाएगा। हम इस स्पैन की जगह डिव ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, डिव आ गया हमारा वाइट कलर का, और 500 पिक्सल इसकी लेंथ और हाइट है, विड्थ और हाइट है, ठीक है। तो ये हमारा एक इनलाइन CSS का एग्जांपल हुआ कि हम एक टैग के अंदर ही CSS डाल रहे हैं। एक्सटर्नल CSS क्या होता है, हम यहाँ पे जो लिंक कर रहे थे अभी,
ये CSS का पाथ लिंक करे, एक style.css नाम की फाइल है, style.css नाम की फाइल है, उसको लिंक कर रहा है लिंक टैग का यूज़ करके। ये फाइल कहीं और प्रेजेंट है बट उसका पाथ हमने दे दिया है और वही सारी चीज़ें यहाँ पे रेंडर हो जाएंगी इस वेबसाइट पे। तो ये हुआ हमारा इसका एग्जांपल, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल CSS का एग्जांपल। ठीक है, ये हो गया था हमारा स्टाइल वाला इंटरनल CSS। और नीचे हमने देखा ये जो है हमारा स्टाइल टैग यूज़ कर, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके एक्चुअली ये है हमारा इनलाइन CSS। तो ये 3 टाइप्स के CSS हैं हमारे पास, 3 तरीके से CSS लिख सकते हैं, इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये सिर्फ इनलाइन CSS यूज़ करेंगे, सबका तरीका सेम ही है। हम सिर्फ जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉप की वैल्यू पैर से, बैकग्राउंड कलर है, ब्लू है, वो सारी चीज़ें हम बस दूसरी फाइल में लिखते हैं एक्सटर्नल CSS के केस में। इंटरनल के केस में हम यहाँ पे इस टैग के अंदर लिखते हैं, स्टाइल टैग के अंदर, और इनलाइन लिखते हैं मतलब उस स्पेसिफिक टैग के अंदर ही लिख रहा है। बॉडी को डिज़ाइन करना है तो बॉडी टैग के अंदर ही लिख रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें सबको पता ही होती है बट मैं पता नहीं कितना टाइम दे रहा हूँ इन चीज़ों पर। मैंने ये डिव हटा दिया और मैंने बैकग्राउंड कलर भी हटा दिया। अभी के लिए मैंने सब कुछ हटा दिया और ये फिर से प्लेन HTML पेज आ गया हमारे पास। फिर से समझो एक डिव बना लिया मैंने, इस डिव का नाम आईडी रख दिया सपोज ट्रायल। ठीक है, तो ट्रायल नाम का क्लास बना दिया और यहाँ पे स्टाइल जो टैग है उसके अंदर मैंने यहाँ पे ट्रायल के लिए CSS लिखा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू मान लो येलो ग्रीन रखा है मैंने, तो राइट। ठीक है, विड्थ मैंने 500 पिक्सल्स दे दिया और हाइट भी मैंने 500 पिक्सल्स दे दिया। अब रिफ़्रेश करने पे वेब पेज, हम सॉरी क्लास के लिए जो है हम डॉट यूज़ करते हैं और हम हैश यूज़ करते हैं आईडी के लिए। देखो क्लास और आईडी इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है कभी कभी। क्लास और आईडी के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, हमने ये स्टाइल टैग बना है एक, उस स्टाइल टैग के अंदर हमारे पूरे HTML फाइल का सबका CSS कोड इसके अंदर ही रख रहे हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने समझो एक और डिव बना है, इस समझो इसके अंदर ही बनाते हैं डिव। ठीक है, ये हटा देते हैं, ये अभी नीचे है। इस डिव के अंदर ही मैंने एक और डिव बनाया जो कि है हमारा, या फिर सीधा ही बनाते हैं डिव के अंदर इनर वाला, इनर नाम से। ठीक है, इसको इसके अंदर अभी के लिए कुछ नहीं रख रहे, बस इसकी क्लास इनर है, तो डॉट इनर और ये कर्ली ब्रेसेस खोल के इसके अंदर ये जो सेक्शन है इसके अंदर हम CSS लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डाल दिया बैकग्राउंड कलर, मान लो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डाल दिया मैंने चॉकलेट। ठीक है, और मैंने विड्थ और हाइट डाल दी मान लो 200 पिक्सल। ये पता नहीं रियल टाइम में लोड क्यों नहीं हो रहा ब्राउज़र में, क्योंकि ये ऑटो सेव ऑन है, ये तुरंत लोड हो जाना चाहिए। पर ठीक है, हमारे ये आ गया है अंदर ब्राउन वाला। अब हम डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करके इसको मिडल में भी ला सकते हैं, या फिर हम थोड़ा सा गेम खेलते हैं इसके साथ। हमने इसके अंदर पैडिंग डाल दिया, पैडिंग लेफ़्ट डाल दिया। ठीक है, तो पैडिंग लेफ़्ट मैंने मान लो 50 पिक्सल्स डाल दिया। अब ये मैंने लोड किया, रीलोड किया। तो पैडिंग का मतलब क्या होता है और मार्जिन का मतलब क्या होता है, देखो एक एक इससे समझते हैं, ये चीज़ भी पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट किया और इंस्पेक्ट के लिए मैंने समझो ये सेक्शन बुलाया और यहाँ पे देखो इससे अच्छे से समझ में आएगा। ये राइट साइड जो है ना हमारा फिगर, यहाँ राइट साइड में जो है हमारे पास मार्जिन जो रहता है वो हमारा बाहर के साइड रहता है। अब एक बार बॉर्डर लगा के मैं दिखा देता हूँ। इनर वाले में मैंने बॉर्डर डाल दी है सॉलिड मान लो 2 पिक्सल और मैंने कलर दे दिया ब्राउन। ठीक है, ब्राउन कलर की बॉर्डर आ जाएगी, पर ब्राउन तो इसका भी कलर है, ब्राउन टाइप ही है, तो मैंने दे दिया वाइट। तो इसको रिफ़्रेश करने पे वाइट कलर आ जाएगा यहाँ पे, ये वाइट कलर की बॉर्डर आ गई। चलो वाइट बैकग्राउंड भी है तो मैं इसको दे दे रहा हूँ ब्लैक। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ब्लैक दे दिया मैंने, तो ब्लैक बॉर्डर आ जाएगी इसके आसपास, ये ब्लैक बॉर्डर आ गई। अगर अभी भी अच्छे से नहीं दिख रही है तो मैं इसको 5 पिक्सल कर देता हूँ। यहाँ पे रिफ़्रेश किया, अब थोड़ी मोटी बॉर्डर आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है बॉर्डर में मैंने सॉलिड बॉर्डर रखी है,
और 5 पिक्सल की रखी है और ब्लैक कलर की रखी है। मैं कलर चेंज भी कर सकता हूँ कोई भी। और ये मैंने बॉर्डर रखी है। अब इसका मतलब समझते हैं कि ये क्या है। हमारा मार्जिन जो होता है वो बॉर्डर के बाहर के साइड होता है, पैडिंग जो होता है वो बॉर्डर के अंदर अंदर के साइड होता है। हमने ये पैडिंग लेफ्ट लिया, ये क्यों नहीं कंसिडर कर रहा। अब एक देखो, हमें अगर वो अंदर वाला बॉक्स है वो बीच में लाना है तो हम मार्जिन यूज़ करते हैं। एक बार मार्जिन मान लो लेफ़्ट यूज़ किया और मैंने मान लिया, मैंने लिख लिया समझो 200 पिक्सल। अब ये रिफ़्रेश करने पे राइट साइड थोड़ा सा मूव करेगा, इसने राइट साइड मूव कर दिया। ठीक है, अब मेरा ये टोटल विड्थ कितना था इसका 500 पिक्सल ना, तो इसको मैं ले लेता हूँ मान लो 175 पिक्सल। ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट में आ जाएगा। ये हमने 75 पिक्सल्स लेके हमने 175 पिक्सल पे ये बॉक्स राइट साइड शिफ्ट कर दिया। ठीक है, लेफ्ट साइड मार्जिन देके। इसी तरह ऊपर नीचे भी वाली भी मार्जिन देके हम बॉक्स को ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। अभी के लिए CSS पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि HTML CSS सब ने किया हुआ होता है। ठीक है, ये हमने जो ये हमने जो कलरफुल डिज़ाइन बनाई है वो कोई भी बना सकता है हमारे क्लास में से। ठीक है, तो ये चीज़ें, इन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। पहली चीज़ जो लोगों ने नई एक्सप्लोर की होती है HTML CSS के बाद वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक काम करते हैं, कोड जावास्क्रिप्ट सीखते हैं। ठीक है, कोड जावास्क्रिप्ट के लिए मैं यहीं पे ही एक जावास्क्रिप्ट का ऑनलाइन एडिटर ओपन कर रहा हूँ। सपोज जावास्क्रिप्ट का ऑनलाइन एडिटर पहले भी ओपन किया हुआ है मैंने। प्रोग्राम इसका जावास्क्रिप्ट का एडिटर ओपन कर लिया। ये सारी चीज़ें साइड में बंद कर देते हैं। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में हमारा जो है, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट क्या है देखते हैं। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट इन्वेंट हुआ था जो ब्राउज़र यूज़र साइड स्क्रिप्टिंग के लिए। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए हम PHP देखेंगे, बट अब जावास्क्रिप्ट को भी सर्वर साइड में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करते ही हैं। ठीक है, Node.js जो है वो हम सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स को हम सर्वर साइड पे भी यूज़ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट से ही हम फ्रंट एंड भी बना सकते हैं, बैक एंड भी हम जावास्क्रिप्ट से बना सकते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट अब एक ओवरऑल हर सेक्टर में चला गया है। जावास्क्रिप्ट से हम नेटिव ऐप्स भी बना सकते हैं जो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अलग अलग फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज के हेल्प से हम अलग अलग काम कर सकते हैं। अभी के लिए जावास्क्रिप्ट हम सीखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू फ्रंट एंड काम। हम HTML के साथ लिंक करके जावास्क्रिप्ट के साथ क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले कोड जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है वो देखते हैं। ठीक है, सिंपल जैसा हम लूप्स यूज़ करते हैं, इफ एल्स कंडीशंस यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट में भी होती है। हम जैसे बाकी सारी लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं। थोड़ी चीज़ें हैं जो जावास्क्रिप्ट के केस में अलग हैं, वही सारी चीज़ें देखते हैं। अब हम नॉर्मली फंक्शन बनाते हैं C++ या जावा या किसी भी लैंग्वेज में, तो हम रिटर्न टाइप देते हैं। यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं होता है, ना ही यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कोई डेटा टाइप होता है। ठीक है, मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैंने बोल दिया वेर इक्वल्स टू 2, ये मेरा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। ठीक है, इस वेरिएबल को प्रिंट करना है तो console.log और यहाँ पे मैंने a दे दिया, तो ये वेरिएबल मेरा प्रिंट हो जाएगा। मैंने रन किया, यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। अच्छा, सिंपल चीज़ है। हम वेरिएबल को वेर से डिनोट कर सकते हैं, लेट से कर सकते हैं, या फिर हम कॉन्स्ट से कर सकते हैं। कॉन्स्ट से हमारा कांस्टेंट बन जाएगा जो कि आगे जाके चेंज नहीं होगा। अगर हमको कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ इतना ही देना है a=2, तो उस केस में भी एरर तो नहीं देगा, रन हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल को हम 4 तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। हम C++ की तरह यहाँ पे इंटीजर नहीं लिखते हैं, सिर्फ वेरिएबल का नाम और राइट साइड में उसकी वैल्यू। अब अगर यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग भी दे दिया शर्मा जी, ठीक है, तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, शर्मा जी प्रिंट हो जाएगा। तो ये स्ट्रिंग बन गई ए। अब ए के अंदर मैं सपोज फिर से स्टोर करता हूँ, यहाँ पे मैंने स्टोर कर लिया, स्ट्रिंग की जगह कुछ और करता हूँ, ट्रू। तो ये ए बूलियन वैल्यू स्टोर करने लगा। अब ए प्रिंट कराऊंगा तो ट्रू प्रिंट होगा। ठीक है, तो ए अब कैसे काम कर रहा है, अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग वैल्यू स्टोर कर रहा है। ए का डेटा टाइप हम चेंज कर पा रहे हैं, जो कि बाकी लैंग्वेजेस में पॉसिबल नहीं होता है। जैसे हमने C++ जावा चीज़ जैसी लैंग्वेजेस पढ़ी है, उसमें ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। जावा की बात अलग है, C++ हमने पढ़ा है, जावा हमने नहीं पढ़ा है शायद अभी तक, तो अभी के लिए रहने देते हैं। तो C++ में ये चीज़ें नहीं होती है, जबकि जावास्क्रिप्ट में होती है और PHP में भी ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये इस तरह हम वेरिएबल्स को डिनोट कर सकते हैं। हम वेर से डिनोट करते हैं, बट जनरली हम लेट से डिनोट करते हैं। लेट a=, सपोज मैंने लिख लिया रजत और console.log और ये मैंने a प्रिंट कर दिया।
तो यहाँ पे मेरा नाम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। अब मैं फॉर लूप भी चला सकता हूँ जावास्क्रिप्ट में, जैसे इसमें चलाते हैं हम सी प्लस प्लस में, जिस सिर्फ इंटीजर और स्ट्रिंग और डेटा टाइप कोई भी वो डिक्लेयर नहीं करना है। ठीक है, लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 100, और मान लो आई प्लस प्लस कर रहे हैं हम, और कंसोल डॉट लॉग आई को प्रिंट कर रहे हैं। अब रन किया तो वही चीज़ है, आई 100 तक प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे 81 तक क्यों हुआ मेरे समझ नहीं आया, कंपाइलर के इश्यूज होंगे। ठीक है, ये आई 100 तक प्रिंट हो जाएगा 0 से स्टार्ट होके। तो सेम चीज़ ये फॉर लूप हम उसमें भी यूज़ करते थे, फॉर लूप हम जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट में मेन खेल फंक्शन का है। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में, जितना इंपॉर्टेंट हम सी प्लस प्लस में नहीं देते थे फंक्शन को, उतनी इंपॉर्टेंस इसमें देनी पड़ेगी। तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन किस तरह काम करते हैं, उसके लिए फंक्शन कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे हमने फंक्शन कीवर्ड यूज़ किया है। अब फंक्शन कीवर्ड है, सपोज़ हमको फंक्शन किस चीज़ का लिखना है, हमको ऐड करने का फंक्शन लिखना है, तो 2 नंबर्स पास होंगे फंक्शन में और सिंपल रिटर्न ए प्लस बी। इसी तरह हम सी प्लस प्लस में लिखते हैं, उसी तरह इसमें लिखेंगे। अब मान लो आंसर इक्वल्स टू सम, फंक्शन कॉल किया और 10, 20 पास किया फंक्शन के अंदर, और ये आंसर को प्रिंट कर दिया। तो वही चीज़ होगी हमारी, फंक्शन के अंदर जाएगा और 30 प्रिंट हो जाएगा दोनों का सम होके। तो ये हमने फंक्शन बनाया था, उस फंक्शन के अंदर 2 वैल्यूज़ हमने पास की थी, ए और बी, और ए और बी की जगह हमने सम फंक्शन कॉल करते वक्त 10 और 20 डाल दिया, तो 20 + 10 30 जो है हमारा आंसर में प्रिंट हो गया। ठीक है, तो बहुत ईजी है जावास्क्रिप्ट। अगर एक लैंग्वेज कोई भी अच्छे से आती है, सी प्लस प्लस या जावा या पाइथन, कोई भी लैंग्वेज, तो सिंटैक्स सिर्फ डिफरेंस है और लॉजिक सब कुछ सेम ही है। अब हम जनरली जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस के साथ अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। मैं ये देखो एक मैजिक दिखाता हूँ, ए इक्वल्स टू फंक्शन, और फंक्शन के अंदर यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पे पैरामीटर्स भी है, या फिर चलो फंक्शन के अंदर मैं कुछ प्रिंट कर देता हूँ तो बार बार पैरामीटर्स ना लेना पड़े। फंक्शन के अंदर मैंने कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कर दिया इनसाइड द फंक्शन, ये मैंने फंक्शन के अंदर प्रिंट कर दिया। अब मैं है ना ए को भी फंक्शन की तरह कॉल कर सकता हूँ। ये देखो मैंने ए को कॉल किया और रन किया, इनसाइड द फंक्शन प्रिंट हो गया। अब ये क्या किया मैंने, ए तो हमारा एक वेरिएबल था, लेट से वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर मैंने एक फंक्शन को स्टोर कर दिया। ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन हम यूजुअली फंक्शन कॉल करके उसका जो आउटपुट आता है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। इस केस में मैंने क्या किया, पूरे फंक्शन को ही ए के अंदर स्टोर कर दिया। तो फंक्शन को हम ए के अंदर किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, फंक्शन को किसी डेटा टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हैं, हम एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम यहाँ पे फंक्शन को पैरामीटर्स की तरह पास भी कर सकते हैं और फंक्शन को ही रिटर्न भी कर सकते हैं। अब देखो मान लो एक और फंक्शन बनाया मैंने, और ये फंक्शन मेरा है, दूसरा फंक्शन है एक मेरा, और इसके अंदर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ इनसाइड द सेकंड फंक्शन। ये सेकंड फंक्शन के अंदर मैंने लिखा इनसाइड द सेकंड फंक्शन। अब यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया फंक्शन, नीचे वाला जो फंक्शन था इसको मैं कुछ नाम दे रहा हूँ सेकंड फंक्शन, और इसको मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब ये रन कर रहा हूँ मैं अगर, तो इनसाइड द फर्स्ट फंक्शन देखो मैंने सिर्फ ए को कॉल किया है। मान लो जो हमारा मेन फंक्शन होता था ना सी प्लस प्लस में, वो मान लो, सॉरी, अरे हाँ, ये हमारा मेन फंक्शन है। ये सी प्लस प्लस में हम इंटीजर मेन लिखते थे ना, वहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता था। इसमें मान लो यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है, तो उसके अंदर हमने ये ए फंक्शन कॉल किया है, तो सबसे पहले एग्जीक्यूट यही चीज़ होगी, ए फंक्शन कॉल होगा, फिर वो ए देखेगा क्या है, ये चीज़ है, ये फंक्शन कॉल करेगा, और फिर वो फंक्शन के अंदर इनसाइड द फंक्शन प्रिंट होगा ये वाला जो स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद जब रिटर्न की करने की बारी आएगी तो ये चीज़ रिटर्न भी हो जाएगी, सेकंड फंक्शन कॉल जो है। तो सेकंड फंक्शन कॉल होगा तो ये दूसरा सेंटेंस भी प्रिंट हो जाएगा। बट ये मेन और इंट मेन ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि जावास्क्रिप्ट में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है,
मैंने यहाँ पे सिर्फ फंक्शन कॉल किया, ये एक इनसाइड द फंक्शन आउटसाइड द फंक्शन दोनों ही फंक्शन के अंदर जाके बाहर आ गया। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट एक फंक्शन कॉल किया था जिससे मैंने एक फंक्शन तो प्रिंट करवा ही दिया, एक फंक्शन तो एग्जीक्यूट करवा ही दिया, साथ साथ रिटर्न करते करते दूसरा भी फंक्शन जो है वो कॉल करवा दिया। अब हम फंक्शन को आर्ग्यूमेंट में भी पास कर सकते हैं, कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, आगे देखते हैं वो सारी चीज़ें भी। तो जावास्क्रिप्ट में ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि फंक्शंस के साथ हम ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे हम वेरिएबल्स के साथ करते हैं वो सारी चीज़ें फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब एक काम करते हैं, जावास्क्रिप्ट को HTML से लिंक करते हैं, या फिर जावास्क्रिप्ट को HTML से लिंक नहीं करते, पहले थोड़ा और कोड जावास्क्रिप्ट समझते हैं। नहीं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ। हमें सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है फिबोनाची सीरीज़ वाला। ठीक है, अब फिबोनाची सीरीज़ हमें लिखनी है। फिबोनाची सीरीज़ में क्या होता है, जिसे नहीं पता उनके लिए लिख लेते हैं सारी। इंसर्ट, ओके, 0 1 1 2 3 5 8 13 13 21, ये हमारी फिबोनाची सीरीज़ है। फिबोनाची सीरीज़ में क्या होता है, 0 और 1 दो नंबर्स पहले से डिफाइंड होते हैं, थर्ड नंबर होता है पहले वाले दो नंबर्स का सम, फिर ये 2 क्या हुआ 1 + 1। ठीक है, 3 क्या हुआ 2 + 1 3 हुआ। ठीक है, 3 + 2 होगा अब 5। ठीक है, 5 + 3 हुआ 8। पहले वाले दो नंबर्स का ऐड करके तीसरा नंबर बनता है, उसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज़। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करनी है। हमारे नोट्स में था ये क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। अब जावास्क्रिप्ट का एक कोड बनाना है हमको जो ये फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करता होगा। ठीक है, ये फंक्शन है हमारा और n तक फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करनी है मान लो। तो ये फंक्शन बना लिया मैंने जो कि हमको हेल्प करेगा ये फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट कराने में। मान लो हमारे पास एक एरे है और एरे के अंदर है 0 और 1 पहले से। अब 0 और 1 मैंने पहले से क्यों लिखा, क्योंकि फिबोनाची सीरीज़ के अंदर 0 और 1 पहले से ही होता है, उसके बाद सारे एलिमेंट्स पहले वाले दो नंबर को प्लस करके बनते हैं। ठीक है, फंक्शन बनाया मैंने एक अंदर, उसमें n पास कर दिया। n क्या है, हमारा यूज़र से इनपुट लेना है। ठीक है, n इक्वल्स टू पार्स इंट, या फिर मैं वेरिएबल n ले रहा हूँ, वेयर n इक्वल्स टू पार्स इंट, और यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट करूँगा यूज़र को कि एंटर द वैल्यू ऑफ n। ये सब क्या है एक बार देख लेते हैं। देखो n तो मैंने सिंपल एक वेरिएबल ही बनाया है, ये n जो है हमने एक वेरिएबल बनाया है सिंपल। उस n के अंदर हम पार्स इंट क्यों कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट क्यों कर रहे हैं, ये एंटर द वैल्यू ऑफ n हम प्रिंट करेंगे, प्रॉम्प्ट करेंगे यूज़र के ऊपर और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। यूज़र जो इनपुट देगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और n के अंदर स्टोर करेंगे। ये चीज़ ये लाइन बता रही है। ठीक है, कि यूज़र को प्रॉम्प्ट करो, प्रॉम्प्ट करना मतलब यूज़र से कुछ इनपुट लेना होता है, उनको कुछ पॉपअप दिखा के उनसे इनपुट लेना, तो ये पॉपअप दिखाएंगे और उनसे कुछ इनपुट लेंगे। अब जावास्क्रिप्ट में इंटीजर फ्लोट जैसा तो कुछ होता नहीं है, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और n के अंदर स्टोर कर देंगे। फिर मैंने यही सेम फंक्शन जो था ये फंक्शन कॉल किया इस n के लिए, n को पास करके। ठीक है, ये फंक्शन कॉल हुआ और फंक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इसको प्रिंट भी करवा रहा हूँ console.log, और फिर ये फंक्शन जो है कॉल हुआ इसके अंदर। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल हुआ वो प्रिंट भी हो जाएगा। तो हम फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, एक n वेरिएबल ले रहे हैं और n वेरिएबल लिया है हमने फंक्शन के अंदर, और n वेरिएबल को n तक सीरीज़ चलानी है हमारी। अभी मान लो फॉर लेट i इक्वल्स टू 2 है और i लेस देन मान लो हमारा n है और i प्लस प्लस है। अब इसका मतलब क्या हुआ, i इक्वल्स टू 2 मैंने क्यों दिया, क्योंकि दो नंबर्स पहले से ही है, जो फिबोनाची सीरीज़ में दो नंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट आएंगे ही। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट किया मैंने, थर्ड से स्टार्ट किया, लेस देन n लिखा मैंने। ये कॉल सारे होपफुली रिकॉर्डिंग हो रहा ही होगा। i लेस देन n लिखा मैंने क्योंकि n तक ही जाना है, या फिर लेस देन इक्वल्स टू n लिखते हैं क्योंकि, या फिर चलो अभी के लिए लेस देन n रहने देते हैं। तो फिर हमने लिखा जो वेयर लेट ले लो, लेट नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट एक मैंने वेरिएबल डिफाइन किया। नेक्स्ट का मतलब क्या है, उसके अंदर दो नंबर्स का एडिशन होगा, पहले वाले दो नंबर्स का,
तो मैंने ए ऑफ ले लिया i-2 मान लो, और प्लस मैंने ले लिया ए ऑफ i-1। अब इस केस में देखो, सबसे पहले तो ए हमारा एरे है, आई जो है हमारा 2 है, ठीक है, तो सेकंड इंडेक्स पे है हमारा, तो फर्स्ट इंडेक्स लेगा ये i-2 जो होगा, तो सेकंड आई की वैल्यू 2 है, ठीक है, पहली बार के लिए i-2 होगा, जीरोथ इंडेक्स लेगा, तो जीरोथ इंडेक्स पे 0 पड़ा है, और i-1 जो लेगा फर्स्ट इंडेक्स लेगा, तो फर्स्ट इंडेक्स पे 1 पड़ा है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट नंबर जो है ये यहाँ पे कैलकुलेट करेगा, और नेक्स्ट नंबर जो है पुश करना है ए के अंदर, तो ये नेक्स्ट नंबर जो है ए के अंदर पुश कर दिया। अब लास्ट में हमको रिटर्न करना है फंक्शन के अंदर ए जो है हमारा, ठीक है। तो फंक्शन क्या कर रहा है वो समझ आ गया होगा कि 2 से चल रहा है, लेस देन n तक चल रहा है, और नेक्स्ट नंबर को हर बार कैलकुलेट कर रहा है पिछले दो नंबर्स का एडिशन करके, और उसको स्टोर कर दे रहा है, उसको पुश कर रहा है नेक्स्ट में। पुश का मतलब क्या होता है, एरे के अंदर लास्ट में उसको घुसा देना, ठीक है। 0 और 1 है, तो देखो पुश होते हुए वो कुछ और भी देगा। पहले इसको रन करके देखते हैं क्या रन हो रहा है, होना ही पड़ेगा, रन क्यों नहीं होगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा रिप्रेजेंटेशन देते हैं, इसको कॉलन डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये रन किया हमने, एंटर द वैल्यू ऑफ एन बोल रहा है, मैंने 5 डाला, सॉरी 5 नहीं डाल पाया, 5 डाला, तो ये 5 वैल्यूज प्रिंट कर रहा है फिबोनाची सीरीज़ के। देखो हमने ये फिबोनाची सीरीज़ लिखी थी, इसकी 5 वैल्यूज इसने प्रिंट कर दी। मान लो एन की वैल्यू बड़ी दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं, तो इसने 10 वैल्यूज प्रिंट कर दी फिबोनाची सीरीज़ की। वो क्या कर रहा है, एरे रिटर्न कर रहा है और उस एरे को ही प्रिंट कर रहा है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट्स भी आ रहा है साथ में। बट अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स हमको नहीं चाहिए तो इसको कमेंट कर देंगे, रिटर्न कुछ भी नहीं करेंगे, और यहाँ पे जो है ए को प्रिंट कर देंगे। बट ए को प्रिंट कर रहे हैं हम अगर, तो ए को अपडेट बाद में कर रहे हैं फंक्शन के, तो ए को नीचे ला देंगे, ठीक है। अब एंटर करेंगे तो एरे की तरह नहीं दिखेगा। ये मैंने मान लो 10 दिया, 0 और 1 ही हो रहा है। क्यों 0 और 1 ही हो रहा है, क्योंकि रन सीधा यहीं से ही हो रहा है, फंक्शन कॉल नहीं हो रहा। फंक्शन कॉल भी एक बार कर लेते हैं। फिबोनाची सीरीज़ के अंदर मैंने एन पास किया, तो उसके बाद जो है एरे की वैल्यू अपडेट होगी, और उसके बाद मैंने अगर 10 दिया तो ये हो गया हमारा एरे प्रिंट। अभी भी एरे प्रिंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये एक एरे ही है। अगर एरे प्रिंट नहीं करना है हमको तो ये सारी चीज़ें ट्रावर्स करनी पड़ेगी। देखो सारी चीज़ें ट्रावर्स करने के लिए फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और कंसोल डॉट लॉग ए ऑफ आई। अगर हम ऐसे अगर हम ऐसे प्रिंट करते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं तो इस बार हमारा एरे नहीं आएगा। 10 प्रिंट किया तो ये अलग अलग लाइंस में 10 तक की वैल्यूज़ दे रहे। देखो लास्ट हमने नहीं लिखा था, 21 + 13 जो है हमारा 34 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी फिबोनाची सीरीज़ हो गई। ऐसे इनफाइनाइट तक जा सकती है। हम अगर इसमें ज़्यादा बड़े नंबर्स भी लिखेंगे तो उसका भी आउटपुट आ जाएगा। 100 लिखा तो 100 का भी आउटपुट आ गया। ये पहले 100 फिबोनाची नंबर, शायद इतने सारे नहीं आ रहे, इसमें कुछ कंसोल की टर्मिनल की लिमिट है, बट मान लो 100 की जगह में 20 लिखा तो 20 तो आ ही जाएगा, ठीक है। 20 फिबोनाची नंबर्स आ रहे हैं, फर्स्ट 20 फिबोनाची नंबर्स। तो ये हमारा फिबोनाची सीरीज़ का कोड था। सिर्फ इतना लॉजिक था हमारा फंक्शन के अंदर जो है, बाकी सब चीज़ें तो हमने टाइम पास ही करी है, और ये सारी चीज़ें हमने टाइम पास करी है, ठीक है। तो ये था हमारा फिबोनाची सीरीज़ का कोड। अब जावास्क्रिप्ट हमने देख लिया है किस तरह काम करता है। फंक्शंस जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जावास्क्रिप्ट में। दूसरी चीज़, हम जावास्क्रिप्ट को कुछ चीज़ों से जावास्क्रिप्ट को HTML के उसके लिंक कैसे करेंगे। देखो यहीं पे मैं लिख रहा हूँ, एक स्क्रिप्ट टैग होगा हमारा, जो कि जब, या फिर चलो हमने जावास्क्रिप्ट का अलग वो बना दिया है, फाइल बना दिया है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जो है ना HTML के अंदर जो हमने आईडीज ली थी, यहाँ पे हमने HTML के अंदर क्लास लिया था। यहाँ पे इस तरह आईडी भी ले सकते हैं हम, आईडी इक्वल्स टू इनर ले लिया है, ठीक है, क्लास की जगह। तो यहाँ पे सबसे पहले इनर से पहले हैश करना पड़ेगा, तभी वो आउटपुट मेंटेन रहेगा जो हमने लिया था आउटपुट। देखो आउटपुट मेंटेन रखने के लिए मैंने यहाँ पे हैश डाल दिया है। अब यहाँ पे अगर मैं डॉट करूँगा ना तो इस केस में आउटपुट मेंटेन नहीं रहेगा, क्योंकि डॉट सिर्फ क्लास के लिए होता है। आउटपुट मेंटेन रह रहा है, इसमें कुछ दिक्कत है, बट डॉट जो है वो क्लास के लिए होता है, और हैश जो है हमारा आईडी के लिए होता है। देखो आउटपुट चला गया था हमारा इनर वाला रिफ्रेश होने पे, ठीक है। हैश करने पे वापस आ जाएगा, ये मैंने रिफ्रेश किया, हैश करने पे वापस आ गया। अब यहाँ पे भी अगर क्लास है तो डॉट आएगा, हैश है मतलब आईडी आएगी, ठीक है।
तो अब आईडी से जो है वो लिंक करता है जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को। अब जावास्क्रिप्ट हम यहीं पे ही चला रहे हैं, ठीक है। अब मान लो डॉक्यूमेंट मैंने एक ये रन किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये हमारा एक बिल्ट इन मेथड है जिससे हम HTML के किसी एलिमेंट को, इस किसी टैग को आईडी के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सिंगल या डबल कोट्स में लिख सकते हैं कि किस टैग की आईडी लेनी है। सिंगल कोट्स में मैंने सपोज लिख दिया यहाँ पे इनर था हमारा आईडी, तो ये जो है हमारा एक्सेस हो जाएगा। डॉट वैल्यू लिखेंगे तो ये इसके अंदर जो वैल्यू है वो टैग के अंदर वो हमारी एक्सेस हो जाएगी। वैल्यू क्या है वो देखते हैं, इसके अंदर वैल्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हालांकि हमारा डिव था, हम पैराग्राफ या किसी भी चीज़ को गेट एलिमेंट बाय आईडी से एक्सेस कर सकते हैं, और अगर उसे चेंज करना है तो इनर टेक्स्ट से हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू हमने मान लो दे दिया, चलो यहीं पे ही लिखते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है, हम यहीं पे लिख रहे हैं वेब पेज पे। मान लो एक पैराग्राफ है हमारा, और वो पैराग्राफ के अंदर हमने लिखा है रजत, ठीक है। अब ये पैराग्राफ को मैंने दे दिया आईडी मान लो हेलो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, अब मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग भी डाल दिया क्योंकि मेरे को यहीं पे जावास्क्रिप्ट लिखना है। अब मैंने मान लो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहा हूँ मैं, और गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर मैंने मान लो हेलो लिख दिया क्योंकि इसकी आईडी हेलो है, पी जो पैराग्राफ है उसकी आईडी हेलो है। डॉट इनर टेक्स्ट, अब इनर टेक्स्ट को मैंने मॉडिफाई करके अब मान लो लिख दिया रोशन, ठीक है। अब देखो पहले तो ये चीज़ मैं कमेंट कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैं कमेंट कर रहा हूँ और इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे रजत लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे मुझे डबल कोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, सॉरी शॉर्टकट काम नहीं कर रहा, सिर्फ रजत लिखूंगा मैं फिर भी काम आ जाएगा क्योंकि इस पैराग्राफ टैग के अंदर जो लिखते हैं वही चीज़ एज इट इज़ दिखती है। अब रजत को मैं जावास्क्रिप्ट से यहाँ पे रिप्लेस करके रोशन लिख रहा हूँ। एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, ये रोशन आ गया। मैंने देखो HTML में तो रजत प्रिंट करवाया था, पर डॉक्यूमेंट को मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी करके उसकी आईडी डाली, उसके इनर टेक्स्ट के अंदर, उसके टेक्स्ट के अंदर मैंने ये वर्ड रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ और वो चीज़ रन करूँगा मैं तो यहाँ पे वो चीज़ रन हो जाएगी। अगर इसको मैंने कमेंट किया तो वो चीज़ रन नहीं होगी क्योंकि रजत एज इट इज़ दिखाएगा क्योंकि मैंने HTML के अंदर रजत लिखा है, बट मैं जावास्क्रिप्ट से उस चीज़ को मॉडिफाई कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से उस चीज़ को मॉडिफाई कर लिया। अब ये मॉडिफाई करने के लिए भी मैं एक और टेक्निक यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे मान लो मेरे को चाहिए कि पहले 2 सेकंड्स के लिए रजत दिखे, या फिर चलो रजत दिखे फिर आसवानी दिखे, रजत दिखे आसवानी दिखे, ऐसे चेंज होता रहे। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि एक इंटरवल डाल सकता हूँ। इंटरवल कैसे डालते हैं, मैं मान लो सेट इंटरवल फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। सेट इंटरवल जो है मैं उसको सेट इंटरवल को यूज़ कर रहा हूँ, और इसके अंदर एक फंक्शन पास होता है और दूसरी दो चीज़ें पास होती है, एक फंक्शन जो कि हमको एग्जीक्यूट करना है और दूसरी चीज़ पास होती है इसके अंदर कि क्या चेंजेस हमको करने हैं। अब ये एक फंक्शन पास हुआ और ये इससे पहले कितने इंटरवल पे चेंज करना है, तो मैंने 3000 डाला। 3000 क्या है, 3000 सेकेंड्स मिली सेकेंड्स है। अब ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और ये जो था मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, हर 3000 मिली सेकेंड्स में, हर 3 सेकेंड्स पे ये चीज़ चेंज होगी, ठीक है। अब इससे एक और क्वेश्चन भी दिया हुआ था हमारे क्वेश्चन बैंक में, वो भी देखते हैं, पर एक बार इसको रन करके देखते हैं। रजत लिखा हुआ है और 3 सेकंड्स बाद आसवानी हो गया, ठीक है। ये देखो खुद चेंज हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, रजत है और आसवानी हो गया, ठीक है। तो 3000 जो हमारा इंटरवल है, अगर 1000 लिखेंगे तो 1 सेकंड में चेंज हो जाएगा। ये मिली सेकंड्स में लिखा है, रजत है 1 सेकंड बाद आसवानी है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी सेट इंटरवल का काम है। ये सेट इंटरवल इस तरह काम करता है। अब देखो कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि फंक्शन आ गया है, फंक्शन की जगह मैंने मान लो डॉट लिख दिया। 2 पैरामीटर्स इसमें पास करने हैं सेट इंटरवल फंक्शन में, एक यहाँ पे फंक्शन पास करना होता है और एक पास करना होता है कि कितना डिले चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन थोड़ी ज़्यादा लाइंस ले रहा है इसलिए हो सकता है कन्फ्यूजन हो, क्योंकि हम C++ से फैमिलियर है जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब एक और चीज़ मैं कर रहा हूँ, देखो मैं एक कलर्स नाम का एक मान लो ये बना रहा हूँ, एरे जैसा एरे ही बना रहा हूँ।
मैंने वेर कलर्स नाम का एक एरे बना दिया और उसके अंदर मैं बहुत सारी वैल्यूज़ डाल रहा हूँ। अब कलर में मैं क्या डालूंगा, हेक्साडेसिमल कोड डाल दूंगा। सपोज़ एक पहला मैंने डाला, सपोज़ 0000000, ये शायद ब्लैक या वाइट का होता है, और एक होता है हमारा FFF वाला, ये हमारा ब्लैक, या एक ब्लैक का होता है एक वाइट का होता है, इन दोनों में से एक एक ही होता है। ठीक है, एक ब्लैक का होता है एक वाइट का होता है। और एक और डाल देते हैं 00FF00, ऐसा कुछ भी कोड होता है, ये किसी और कलर का होता है। तो हमने कलर्स नाम का वेरिएबल बना दिया, एरे बना दिया, और उसके अंदर 3 अलग अलग कलर्स डाल दिए हैं मान लो। अब एक दो और डाल देते हैं, एक काम करते हैं, हम डालते इस बार हम बॉक्सेस जो है ना उनको कलर, उनका कलर चेंज करेंगे। ठीक है, बॉक्सेस का कलर चेंज करेंगे, तो यहाँ पे एक और कलर डाल देता हूँ मैं, हैश मान लो यहाँ पे 0000FF, और एक और मान लो डाल देते हैं, हैश है, और FF00FF, ये मान लो एक और डाल दिया मैंने, इसको कोट्स के अंदर डाल दिया। डबल कोट सिंगल कोट एक ही बात है, पर सिंगल कर देते हैं, अब सबको सिंगल दिया तो इसको भी सिंगल ही देते हैं। ठीक है, तो ये एक एरे बना दिया। अब मैं फंक्शन के थ्रू क्या करूँगा, इस एरे के अंदर जो कलर्स है सब सारे कलर्स को एक एक करके बॉक्स वाले को देता रहूँगा। तो मैं मान लो बॉक्स वाला कहाँ पे मेरा कोड, बॉक्स वाला सेक्शन कहाँ पे है, बॉक्स वाला सेक्शन मैंने कहाँ पे बनाया था, ये रहा, जो इनर और आउटर है उनको दिया था। तो एक काम करते हैं, हेलो को नहीं करना है, हमें करना है जो डिव क्लास ट्रायल था, ट्रायल क्लास की जगह आईडी दे देते हैं। ठीक है, मतलब बाहर, या फिर चलो बाहर वाला नहीं अंदर वाला रखते हैं, तो आईडी को इनर देते हैं। देखो इनर क्या है हमारा, ये वाला डिव है। ठीक है, ये वाला डिव मतलब ये जो ब्राउन कलर का बॉक्स है चॉकलेट कलर का, वो वाला है। ठीक है, अब इसको हमको चेंज करना है, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इनर टेक्स्ट इस बार नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इस बार पैराग्राफ जैसा कुछ भी नहीं है। इनर है डॉट बैकग्राउंड कलर लिखते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में आएगा, बैकग्राउंड और सी कलर का सी कैपिटल होगा, बट उससे पहले स्टाइल भी लिख देते हैं, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर लिखते हैं, और इक्वल्स टू करके हम जो कलर एरे बनाया था हमने, कलर्स एरे, वो लिख लेते हैं, और उसका कोई कोई करंट इंडेक्स बना देते हैं, करंट इंडेक्स नाम का वेरिएबल बना देते हैं। करंट इंडेक्स को डिक्लेयर कर रहे हैं हम, अभी नहीं किया है। तो ये मैंने करंट इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल ले लिया। करंट इंडेक्स को एक वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। पहले सबसे पहले तो यहाँ पे करंट इंडेक्स जो है मान लो, अरे हम इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं, फिर उसको स्विच कर देंगे। ठीक है, मान लो मैंने एक करंट इंडेक्स नाम का वेरिएबल भी बनाया है, जिसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0 से, वेर करंट इंडेक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0 मतलब पहले यहाँ पे जो है कलर्स के 0th इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक करके कलर चेंज होना चाहिए, ऐसा मैंने माना है। 1000 की जगह मैं इसको दे देता हूँ 3000, क्योंकि मुझे 3 सेकंड्स पे चाहिए, थोड़ा दिखना भी तो चाहिए कि कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ। और सेम फंक्शन में ही एक और चेंज करना है मुझे, फंक्शन के अंदर ही मैं कलर्स की करंट इंडेक्स की वैल्यू अपडेट भी कर दूंगा। करंट इंडेक्स इक्वल्स टू करंट इंडेक्स प्लस 1। तो इसमें एक एडिशनल लॉजिक आएगा। एडिशनल लॉजिक क्या है, मोड, और मोड के बाद साइज़ ऑफ एरे आएगी, मैंने जो कि दिया है 5। क्यों 5 आया होगा, क्योंकि इसे इंडेक्स प्लस 1 करते करते 6th इंडेक्स में नहीं चले जाना है, 5th इंडेक्स 6th इंडेक्स पे नहीं चले जाना है, क्योंकि एरे 5 ही साइज़ का है। तो मोड करके वो वापस घूम के 0 पे ही आ जाएगा। पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 पे गया, फिर 3 पे गया, फिर 4 पे गया, और जब 5th पे जाएगा तो 5 मोड 5 हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो ये 0th पे वापस आ जाएगा, फिर 6 मोड 5 जो होगा हमारा 1 होगा। तो करंट इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, पर एक्चुअल में वो एरे के अंदर ही स्टार्टिंग से फिर से ट्रैवर्स करने लगेगा। तो इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा, जो कलर है इसका इनर वाले बॉक्स का, वो कलर चेंज होता रहेगा। एक बार इसको रन करके देखते हैं। ये मैंने रन किया, रजत है यहाँ पे, ठीक है, वो तो चीज़ नहीं होगी। ये ब्राउन से ब्लैक हो गया। ठीक है, एक और बार कलर चेंज होता है, ब्लैक से ब्लू वाइट हो गया, मतलब 00 वाला ब्लैक है, FF वाला वाइट है। फिर ब्लू हो गया, मतलब ये वाला जो है ये ब्लू है, ये 4th वाला जो है ये पिंक है, और 5th वाला जो है ब्लैक हो गया फिर से। नहीं, फिर ये वाला थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया,
शायद ये फर्स्ट वाला जो है ब्लैक है, सेकंड वाला वाइट है, थर्ड वाला जो है वो ब्लू है, फोर्थ वाला पिंक है, और फिफ्थ वाला फिर से ब्लैक पे ही चला जा रहा है। मेरे हिसाब से ब्राउन वाला जो था उसको भी कंसीडर कर लिया, या फिर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, ये शायद फिफ्थ पे जा नहीं पा रहा है। हम एक काम करते हैं, इसको कलर्स डॉट लेंथ दे देते हैं ताकि ये अपने हिसाब से ही लेंथ कर ले, क्योंकि हम इंडेक्स को ये नहीं कर रहे। ठीक है, ब्राउन था इनिशियली जो हमने सेट किया था, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया। वाइट ज़्यादा टाइम तक रह रहा है मेरे हिसाब से, वाइट को 2 बार कंसीडर कर रहा है वो। अच्छा, ये कलर शायद वाइट की तरह ही होगा, तो एक काम करता है, FFF000 एक और नया कलर कोड डाल दिया। एक काम करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ब्राउन पहले से हमने दिया हुआ था, पहला कलर होगा ब्लैक, दूसरा कलर होगा वाइट, तीसरा कलर होगा हमारा, अभी भी ये वाइट पे स्टक हो रहा है, ब्लू उसके बाद सीधा हो रहा है। ठीक है, कुछ एडिशनल लॉजिक है इसमें जो हो सकता है कलर कोड। अच्छा, हमने हैश नहीं यूज़ किया, ये मैंने नोटिस नहीं किया। क्या अब कुछ चेंज हो रहा है? ब्राउन हमने पहले से दिया था, ब्लैक, वाइट, येलो इस बार आ गया। हमने हैश नहीं दिया था, वो हैश की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हमने हैश वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। ठीक है, वेबकैम में मैं बंद कर दे रहा हूँ, शायद वेबकैम में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, बार बार वेबकैम स्टक हो रहा है। कलर हमने देख लिया चेंज होते जा रहे हैं हमारे, जो 5 कलर्स हमने दिए थे वो 5 कलर्स चेंज होते जा रहे हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट था, हमने नॉर्मल जावास्क्रिप्ट देख लिया कि किस तरह काम कर रहा है, और इसके साथ बेसिक ऑपरेशंस आएंगे हमारे। हम एक और ऑपरेशन करेंगे जावास्क्रिप्ट के साथ जो कि फॉर्म वैलिडेशन के लिए होगा। ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन के लिए भी हमारे कोड दिया हुआ था नोट्स में, तो फॉर्म वैलिडेशन वाला भी प्रोग्राम एक बार देख लेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, फॉर्म एक बनाना पड़ेगा हमें। एक काम करते हैं, पूरा HTML का सोर्स कोड फिर से ही लिखते हैं, और बहुत ज़्यादा कमेंट्स हो गए थे इसमें, इसलिए कंफ्यूजिंग हो रहा था। ठीक है, मैंने साइड में आउटपुट विंडो हटा दिया, पर इसको रिफ्रेश करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमने देख लिया कैसे सारी चीज़ें काम करती है, होपफुली इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो हमने एक फॉर्म बनाया मान लो फिर से, और फॉर्म में हमने एक्शन में अभी के लिए कुछ नहीं डाला हमने, समझो यहाँ पे मेथड हमने डाल दी पोस्ट, या फिर गेट भी डाल सकते हैं, गेट प्रीफर नहीं करते लोग, बट गेट डाल दिया हमने, समझो अभी के लिए। 2 मेथड्स होती है, पोस्ट को यूज़ करें तो गेट को क्यों नहीं यूज़ करें, तो गेट को यूज़ किया हमने। और फिर यहाँ पे पहला एक लेबल डाल रहे हैं नेम के लिए, और यहाँ पे दे रहा है एंटर योर नेम। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर योर नेम लिखा है, और नेक्स्ट इनपुट टैग डाल के उसके अंदर नेम इनपुट में ले लेंगे। टेक्स्ट चाहिए, नेम इसका नाम दे देते हैं, और आईडी तो हमारा फॉर की तरह ही होना चाहिए सेम, तो इसको भी नेम दे दिया। सिमिलरली ये सारी चीज़ें ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो फिर से कॉपी करते हैं, और फिर से एक बार कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे एक बार ईमेल ले लेंगे, और एंटर योर ईमेल लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसका फॉर चेंज कर देंगे ईमेल, नेम में भी ईमेल लिख देंगे, और आईडी में तो ईमेल लिखना ही पड़ेगा। और मान लो यहाँ पे लिख लिया मोबाइल नंबर, एंटर योर मोबाइल नंबर, और यहाँ पे TEL कर दिया, यहाँ पे नंबर डाल दिया, और यहाँ पे भी मान लो नंबर डाल दिया। ठीक है, ये 3 चीज़ें हम इनपुट में ले रहे हैं, और चौथा भी एक चीज़ डाल देते हैं, सबमिट बटन डाल देते हैं हम। इनपुट सबमिट, और इस चीज़ को नीचे ले लेते हैं, और नेम में हमें लिखना है सबमिट, और आईडी में भी सबमिट लिखना है। हम नेम और आईडी अपने हिसाब से दे सकते हैं, मैं बस अपने कन्वीनियंसी के लिए लेबल और इसमें दोनों में ही सबमिट, मतलब जो हम बना रहे थे वही लिख रहे थे, बट अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लेबल में कुछ नहीं लिखना, क्योंकि सबमिट बटन के बाहर कुछ भी नहीं लिखना, और यहाँ पे वैल्यू के अंदर लिख देते हैं सबमिट नाउ।
ठीक है, वैल्यू का मतलब अब देखते हैं क्या होता है। हमने एक बार देख लिया, पर अब देखते हैं अच्छे से क्या होता है वैल्यू का। बट नहीं, हमारा फॉर्म चल जाना चाहिए। ये एक फॉर्म बन गया, थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा इसको। तो मैंने बी आर टैग यूज़ किया। एक्चुअली इसको क्लीन कर सकते हैं लेजेंड टैग यूज़ करके, और एक दो और टैग्स आते हैं जो उनकी हेल्प से, बट वो हमारी सिलेबस में नहीं है, तो उन चीज़ों को बीच में नहीं लाते अभी। मैंने सिर्फ बी आर यूज़ करके अभी के लिए शॉर्टकट में क्लीन कर दिया। रिफ़्रेश किया, ठीक है, अब थोड़ा सही लग रहा है। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं चाहिए HTML के अंदर, अब सही लग रहा है। सबमिट नाउ से हम इसके ऑन क्लिक पे कुछ इवेंट डाल देंगे, ठीक है, पर अभी के लिए रहने देते हैं। अभी के लिए हमने ये फॉर्म बनाया है जिसमें 3-4 चीज़ें इनपुट ले रहा है, ठीक है। एक स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं, क्योंकि हम स्क्रिप्ट उसके नीचे ही लिखेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। ऊपर नीचे देख सकते हैं आईडी, और वो कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट के अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे वैलिडेट फॉर्म करने के लिए। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं एक बार इसको अच्छे से, कि फंक्शन एक वैलिडेट फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे वैलिडेट करना है फॉर्म को। वैसे जो यूज़र है वो फॉर्म के अंदर डिटेल्स तो डाल ही देगा, बट वो डिटेल्स सही है या नहीं वो भी हमें हर केस में पता करना पड़ता है। एक काम करते हैं, हम नंबर को हटा देते हैं, हम सिर्फ ईमेल और नेम वैलिडेट करेंगे, क्योंकि नंबर में जो है वो सिर्फ फॉर्मेट नंबर का चेंज करना है, वो ईमेल से समझ आ ही जाएगा, ठीक है। अब ईमेल वाला जो है वो थोड़ा ट्रिकी है, बट नेम वाला जो है वो आसानी से वैलिडेट हो जाएगा। अब ये जो मैंने फंक्शन बनाया था, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों डाल दिए, अरे यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, यहाँ आएगा कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। फंक्शन की बॉडी कर्ली ब्रैकेट्स में आएगी हमेशा। अब फंक्शन के अंदर मैंने सबसे पहले तो 2 वेरिएबल्स बनाए, मान लो एक नेम नाम का बनाया, और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके वो जो आईडी नेम को मैंने दी थी, मतलब उसका जावास्क्रिप्ट में एक्सेस ले लूँगा। जो नेम एलिमेंट था उस, देखो यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे मैंने नेम के लिए आईडी क्या यूज़ की थी, ये यहाँ पे नेम यूज़ किया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं सिंगल इन्वर्टेड के अंदर नेम डाल दूँगा, और उसको उसको मुझे बस स्टोर करना है, तो उसकी वैल्यू जो है वो मैंने नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। एक और मैं बना रहा हूँ जिसमें मैं ईमेल स्टोर करूँगा। अरे ये क्या हो रहा है, दो दो जगह ऑल्ट से सिलेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ईमेल के लिए बना रहा हूँ, और उसको मैं स्टोर करूँगा ईमेल नाम के वेरिएबल में, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें मैंने बनाई है अभी के लिए, नेम और ईमेल, क्योंकि उन दोनों को ही मैं वैलिडेट करने के लिए एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। अब नेम को चेक करना है कि नेम सही कब हो सकता है, गलत कब हो सकता है। नेम जो एलिमेंट है वो खाली हुआ तो वो गलत है, ठीक है, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये खाली है, तो प्रिंट करना है हमको सीधा। प्रिंट मतलब हम एक इसमें अलर्ट करेंगे, अलर्ट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अलर्ट करने का मतलब क्या होता है, एंटर वैलिड नेम, ठीक है। अलर्ट करने का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार हम। अच्छा, फॉर्म को ऑन सबमिट भी करना, ऑन सबमिट वाला ये भी देना पड़ेगा कि फॉर्म के सबमिट होने पे क्या करना है। अभी के लिए एक्शन वाला हटा देते हैं, एक्शन वाला हमारे काम का नहीं है, बट फॉर्म की जो है आईडी कुछ दे देते हैं। ये अच्छी प्रैक्टिस है, आईडी दे देना। इसको मान लो माई फॉर्म दे दिया, और फॉर्म का जो है ऑन सबमिट पे हमको फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, रिटर्न वैलिडेट फॉर्म हमारे फंक्शन का नाम है, ये हमने फंक्शन कॉल कर दिया। तो अब क्या होगा, जब भी फॉर्म के अंदर सबमिट बटन जो भी है उस पर क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, जो वैलिडेट फॉर्म वाला ये हमने फंक्शन लिखा है वो कॉल हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या फंक्शन सही से काम कर रहा है। मैंने नेम के अंदर कुछ नहीं डाला, एम्प्टी डाला है, ठीक है। ये डिटेल्स थोड़ी सी भाई हाइड कर देना, ये नेम के अंदर मैंने कुछ नहीं डाला, एम्प्टी है। अब इसको अगर मैं सबमिट करने के लिए जाऊँगा तो, सॉरी मैंने रिफ़्रेश नहीं किया था, नंबर वाला मैंने हटा दिया था, कमेंट कर दिया। सबमिट करने जाऊँगा तो ये एरर दे रहा है मेरे को, एंटर अ वैलिड नेम, ठीक है, क्योंकि वो मैंने यहाँ पे अलर्ट दिया था। अब अलर्ट की जगह अगर मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ ना, फिर भी अरे भाई हट जाना, अलर्ट की जगह मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट दूंगा तो उसका कुछ अलग मतलब होगा, ठीक है। मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया, और थोड़ा सा अच्छे से, हाँ, एंटर योर नेम, तो ये मेरे से नेम पूछने लगेगा। देखो, इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं, और मैंने सबमिट एम्प्टी वाले पे सबमिट किया तो एंटर योर नेम करने को बोलेगा। यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ और एंटर कर सकता हूँ, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट और अलर्ट में ये डिफरेंस होता है, मैंने अलर्ट ही चूज़ किया है, और इसके साथ साथ हम नेम के साथ साथ और में ईमेल भी यूज़ कर देंगे, ठीक है। सॉरी,
ईमेल भी अगर खाली है, ईमेल के अंदर कुछ नहीं है, तो ईमेल को भी हम, ईमेल के लिए भी हम अलर्ट देंगे। मान लो किसी ने नेम लिख दिया बट ईमेल नहीं लिखा, उसको भी ये एरर आना चाहिए। एंटर योर नेम नहीं, नेम उसने लिख दिया है, और इसमें लिखेंगे काइंडली चेक योर डिटेल्स अगेन। ठीक है, तो ये एक बार रन करके देखते हैं। ये किसी ने मान लो नेम दे दिया है, अरे भाई चल जा, किसी ने मान लो, अरे चल रहा ही नहीं है, ये टाइप नहीं हो रहा। ठीक है, किसी ने कुछ भी नहीं दिया तो वो एरर शो करेगा, काइंडली चेक योर डिटेल्स अगेन। ठीक है, तो ये चीज़ अलर्ट ये काम करता है। ये हमने नेम वैलिडेट कर दिया और ईमेल, दोनों ही चीज़ें वैलिडेट कर दी। ईमेल में हम एक और स्टेप लेते हैं, हम ईमेल में ये भी चेक कर, सबसे पहले तो इसको रिटर्न फॉल्स कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको फंक्शन बंद कर देना है, इसके आगे कहीं भी नहीं भेजना है। ठीक है, अब एक और फंक्शन हमारा बनेगा वैलिडेट ईमेल करने के लिए, क्योंकि ईमेल का फॉर्मेट वो चेक करेगा। ठीक है, बट ईमेल का फॉर्मेट, ईमेल के फॉर्मेट में कुछ रैंडम स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, तो इसलिए वो जो चीज़ है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। अगर उसका रिप्रेजेंटेशन देखना है कैसा बनेगा, एक वैलिडेट ईमेल नाम का फंक्शन बनेगा, और वो फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन मैं बता देता हूँ, ये स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। वो वैलिडेट ईमेल के लिए फंक्शन है कि ईमेल को कैसे वैलिडेट करते हैं। वही सेम फंक्शन अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो इसमें जो REGEX नाम का वेरिएबल है ना, वो वेरिएबल के अंदर हमारा ईमेल का जो है ये कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है। देखो, @ से पहले वाली जो चीज़ें हैं, उससे पहले कुछ भी हम डाल सकते हैं। कुछ भी तुम्हारा ईमेल है xyz@example.com, तो XYZ कुछ भी हो सकता है। तो XYZ के लिए हमने ये सारी चीज़ें डाली है, $/ और फिर कैरेट और ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, और फिर इस चीज़ के बाद @ बीच में आएगा, और फिर एग्जाम्पल की जगह कुछ भी आ सकता है, हम Gmail लिख सकते हैं। ठीक है, जो जिसका जो डोमेन है वो डोमेन का नाम आ सकता है, और .com की जगह .in आ सकता है, .co.in आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, यूजुअली .com ही या फिर .in ही आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वही सारे डोमेन चलते हैं। बट कुछ भी ईमेल का ये हो सकता है, इसलिए हम उसमें नहीं पढ़ रहे। तो ईमेल का कुछ भी ये हो सकता है, क्या कह सकते हैं, कुछ भी किसी भी फॉर्म में ईमेल हो सकते हैं, तो उसमें हम नहीं पढ़ रहे। बस हमने ये नॉर्मली ईमेल और नेम को वैलिडेट कर दिया है। अब मोबाइल नंबर अगर हमने यहाँ पे कमेंट ना किया होता, समझो इसको फिर से मैंने कर दिया, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर भी हमसे मांगेगा, और मोबाइल नंबर में भी हम सेम कंडीशन डाल देंगे कि और हमें यहाँ पे नंबर भी लेना पड़ेगा उनसे, वेयर नंबर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट, या फिर हम ऊपर से ही कॉपी पेस्ट करते हैं ना। ठीक है, सिर्फ ये ईमेल की जगह नंबर लिख रहे हैं, और गेट एलिमेंट बाय आईडी में आईडी भी हमारी आएगी नंबर, आईडी नंबर ही है ना, हाँ ये रही नंबर आईडी है, डॉट वैल्यू, और यहाँ पे लिख देंगे नंबर। अगर हमारा ये भी नल है, सॉरी ये भी नल है, तो भी वो एरर शो करना है। ठीक है, तो इन तीनों में से कुछ भी नल होगा तो एरर शो करेगा। तो ये हमने देख लिया जावास्क्रिप्ट में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। जैसे मैंने बताया था, फंक्शन एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। दूसरा, फंक्शंस जो है हम खुद डिक्लेयर करते हैं, जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस है उन पे 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। जो एक तो सेट इंटरवल पे क्वेश्चन आ सकता है, सेट इंटरवल एक फंक्शन था जो कि बिल्ट इन फंक्शन था। दूसरा, हमने अच्छे खासे फंक्शंस बनाए थे, हमने फिबोनाची सीरीज़ के लिए फंक्शन बनाया, हमने एक सम के लिए फंक्शन बनाया। ये वाला फंक्शन जो है हमने वैलिडेट करने के लिए बनाया फॉर्म को, नेम एम्प्टी हो या ईमेल एम्प्टी हो या नंबर एम्प्टी हो, तो वो एक पॉपअप देगा कि ये एरर है। ठीक है, तो इस तरह जावास्क्रिप्ट काम करता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन का ये सिंटैक्स होता है। अब मूव करता है PHP पे। PHP भी सिमिलरली हम HTML कोड के अंदर ही इंटीग्रेट कर सकते हैं। बॉडी में अगर मुझे यहाँ पे PHP का कोड लिखना है, तो हम PHP को सर्वर साइड के लिए यूज़ करते हैं, सर्वर साइड डेवलपमेंट के लिए। बट PHP को अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो हम इस तरह करते हैं, एक ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे, डॉलर करके यहाँ PHP लिखेंगे, और फिर यहाँ पे एक डॉलर से क्लोज करेंगे। ठीक है, ये हमारा PHP का सिंटैक्स है। इसके अंदर हम PHP का कोई भी कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो PHP हमारी सर्वर साइड के, सॉरी जावास्क्रिप्ट हमारी क्लाइंट साइड के लिए है, PHP हमारी सर्वर साइड के एप्लीकेशन, सर्वर साइड डेवलपमेंट के लिए है। और PHP के भी बेसिक्स हमारे सिंटैक्सेस हमारे
सिलेबस में है तो एक बार PHP भी देख लेंगे, ठीक है। अब PHP में क्या होता है, हमारे PC में PHP रन करने के लिए ये जो सिंटैक्स है, जैसे HTML के लिए पहले HTML टैग ओपन करना पड़ता है। सॉरी, ये जो है मेरी मिस्टेक है, ये क्वेश्चन मार्क होगा, डॉलर नहीं होगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन मार्क है, डॉलर नहीं है, ठीक है। PHP इस तरह डिक्लेयर करते हैं, PHP का सिंटैक्स इस तरह PHP इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो PHP के अंदर कैसे वेरिएबल्स डिनोट करते हैं, देखो लूप्स और वो सब चीज़ें हर लैंग्वेज में सेम रहेगी, इफ़ एल्स इफ वाली कंडीशन सारी सेम रहेगी, सारी ये चीज़ें सेम रहेंगी, लॉजिक सब कुछ सेम रहेगा, बस सिंटैक्स का डिफरेंस है सारी लैंग्वेजेस में, ठीक है। PHP के अंदर भी सेम सारी चीज़ें रहेंगी, फॉर लूप यूज़ करना है तो सेम तरीके से, बस हाँ फॉर लूप के अंदर जो हम लेट यूज़ कर रहे थे जावास्क्रिप्ट के केस में, इस केस में डॉलर से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। डॉलर वेयर इक्वल्स टू, मैंने मानो दे दिया नेम, ठीक है, यहाँ पे नेम लिख दिया रजत, ठीक है। तो ये डॉलर वेरिएबल, ये जो है ये VR जो है वेरिएबल का नाम है, ये वेरिएबल का नाम है, और डॉलर से पता चलता है कि आगे जो डिक्लेयर किया है वो वेरिएबल है, ठीक है। इसी तरह इसमें एक डबल डॉलर वाला भी कॉन्सेप्ट आता है, जो कि हमारे क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन है, नोट्स में भी है। तो ये डबल डॉलर VARI ये स्टोर करेगा एक सिंगल डॉलर वाले VAR को। तो इसका मतलब क्या है कि जो VARI वेरिएबल है वो खुद एक वेरिएबल को स्टोर कर रहा है, ठीक है, वो वेरिएबल को स्टोर करने वाला वेरिएबल है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये उस चीज़ का उस क्वेश्चन का आंसर है। अब PHP में भी ऑपरेटर्स होते हैं अलग अलग, हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में एक ऑपरेटर का यूज़ रह गया। अब हम सपोज़ जावास्क्रिप्ट में का कोड तो यहाँ नीचे लिखेंगे, मान लो हम ये फॉर्म को अभी के लिए हटाते हैं, जावास्क्रिप्ट के कोड में आते हैं, वैलिडेट फॉर्म वाला फंक्शन हटाते हैं, या फिर वैलिडेट फॉर्म वाला रहने देते हैं, उसी के अंदर ही हम समझते हैं ये, ठीक है। अब नेम एम्प्टी रहेगा तो ये चीज़ रन होगी, ठीक है, हमको ये पता है। अब मैंने चेक किया, नेम इक्वल्स टू और नेम ट्रिपल इक्वल्स टू रख सकता हूँ मैं। ईमेल अलर्ट करेगा द फॉर्मेट इज सेम, ठीक है। अब देखो नेम के अंदर क्या है, कोई स्ट्रिंग है, डॉट वैल्यू है, मतलब स्ट्रिंग है, कोई यूज़र स्ट्रिंग इनपुट करेगा तो वो नेम के अंदर आ जाएगी। सिमिलरली ईमेल के अंदर, और सिमिलरली नंबर के अंदर, नंबर के अंदर जो है वो कुछ वैल्यू आएगी, TEL है इसलिए नंबर आएगा, बट ठीक है, मैं मान लो ये इस फंक्शन को हटा, मैं एकदम ईजी करके बताता हूँ। मैंने फॉर्म भी हटा दिया और जावास्क्रिप्ट का पुराना कोड भी हटा दिया। मान लो ये स्क्रिप्ट के अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिखना अब शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने एक मान लो वेयर ए दे दिया, ठीक है, ए इक्वल्स टू मैंने दे दिया इसके अंदर रजत, ठीक है। मान लो वेयर बी दिया इक्वल्स टू रजत, ये दोनों इक्वल होंगे क्या, इफ़ कंडीशन ए इक्वल्स टू बी, ये दोनों इक्वल होंगे क्या, अगर इक्वल होंगे तो मान लो अलर्ट कर रहा है ये मुझे कि दे आर इक्वल, या फिर प्रिंट कर रहा है console.log पर, वो हमको उसमें करना पड़ेगा, कंसोल में जाके करना पड़ेगा ब्राउज़र में। इससे अच्छा मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि किस तरह काम करेगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का ऑनलाइन एडिटर है हमारे पास, देखो इसी पे ही वापस आते हैं, एक सेकंड PHP से वापस जावास्क्रिप्ट पे आ रहे हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे मेरा है वेयर ए इक्वल्स टू रजत है, वेयर बी इक्वल्स टू मान लो रोशन है, या फिर ये रजत है, ठीक है। अब ए इक्वल्स टू बी है या नहीं वो हमें पता करना है, और वो सीधी बात है, हमको पता है कि स्ट्रिंग जो है केस सेंसिटिव होती है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स आएगी, ए इक्वल्स टू बी। अरे ठीक है, अगर दोनों इक्वल है तो दे आर इक्वल प्रिंट होगा, एल्स प्रिंट होगा दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। अब हमारे हिसाब से यहाँ पे दे आर और नॉट इक्वल प्रिंट होना चाहिए, और वही प्रिंट हुआ, ठीक है। अब डबल इक्वल्स टू का ये हमने पढ़ा हुआ है C++ में कि क्या होता है डबल इक्वल्स टू का मतलब। अब मान लो मैंने यहाँ पे रजत की सेम कर दिया, अब ये दोनों इक्वल है, प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है, दे आर इक्वल।
अब मान लो मैंने यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स टू लिया। ट्रिपल इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, देखो दे आर इक्वल अभी भी प्रिंट हुआ। ट्रिपल इक्वल्स टू का मतलब होता है कि दोनों का टाइप डेटा टाइप और दोनों का ही वैल्यू सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं वैल्यू सेम रखूँ और डेटा टाइप अलग रखूँ तो वो फॉल्स आएगा ट्रिपल इक्वल्स टू के केस में। दे आर इक्वल क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों का ही डेटा टाइप भी सेम है, दोनों ही स्ट्रिंग्स है हमारे। अब स्ट्रिंग ट्रिपल इक्वल्स टू के केस में सेम आ रहा है। डबल इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, सिर्फ वैल्यू कंपेयर करना कि क्या दोनों की वैल्यू सेम है, रजत और रजत सेम है, क्या दोनों अलग अलग तो नहीं है। अब दोनों सेम होंगे जब तक, तब तक वो दे आर इक्वल देगा। अब अगर अगर बी की वैल्यू सेम है पर टाइप अलग है, सपोज ए इंटीजर है बी फ्लोट है, पर हम कंपेयर कर रहे हैं ट्रिपल इक्वल्स टू से, तो वो फॉल्स वाली कंडीशन में जाएगा, एल्स वाली में जाएगा, क्योंकि इंटीजर और फ्लोट दोनों टाइप इक्वल नहीं है। ट्रिपल इक्वल्स टू मतलब टाइप भी सेम होना चाहिए और वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। डबल इक्वल्स टू मतलब सिर्फ वैल्यू सेम होनी चाहिए और टाइप भले ही अलग हो उन चीज़ों का, ठीक है। तो ये एक ट्रिपल इक्वल्स टू वाली चीज़ बतानी रह गई थी जावास्क्रिप्ट में। इसके सिवा जावास्क्रिप्ट में कुछ खास चीज़ें है नहीं। ये फिर से कमेंट करते हैं और फिर से हम आते हैं पीएचपी पे, ठीक है। पीएचपी पे इस तरह वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। पीएचपी में ऑपरेटर्स भी होते हैं, सेम ऑपरेटर्स, सेम सारे ही ऑपरेटर्स होते हैं जैसे हमारे इसमें होते हैं, बाकी सारी लैंग्वेजेस में होते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ है, पीएचपी में हमें कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए इस तरह प्रिंट करना पड़ता है, ठीक है। ये हमारा पीएचपी में प्रिंट करवाने का सिंटैक्स हो। इको से जो है हम प्रिंट कर सकते हैं पीएचपी में कोई भी चीज़। अब पीएचपी में है ना एक स्पेसशिप ऑपरेटर होता है जो एक्स्ट्रा होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती है, ठीक है। स्पेसशिप ऑपरेटर क्या होता है, अब स्पेसशिप कंपेयर करता है लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाला नंबर को। मान लो मैंने ये लिखा 1, और स्पेसशिप ऑपरेटर कुछ इस तरह दिखता है 1, और फिर मैंने यहाँ लिख दिया 1, या फिर मान लो 2 लिख दिया, या फिर 1 ही लिखा अभी के लिए। अब दोनों नंबर अगर सेम होंगे ना तो वो रिटर्न करेगा 0, ठीक है। दोनों नंबर्स अगर सेम है तो वो रिटर्न करेगा 0। अगर मैंने ये लिखा स्पेसशिप ऑपरेटर में, एक सेकेंड ये थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ठीक है। अगर स्पेसशिप ऑपरेटर में मैंने ये लिखा कि 1, और ये मैंने ऑपरेटर को यूज़ किया, एक सेकेंड, ये मैंने ऑपरेटर यूज़ किया और यहाँ पे मैंने लिखा 2। अब इस केस में क्या है, राइट साइड वाला जो है वो लेफ्ट साइड वाले से बड़ा है तो रिटर्न -1 करेगा ये, ठीक है। -1 करेगा किस केस में, जब लेफ्ट वाला जो है वो राइट साइड वाले से छोटा होगा। तो ये हमने देख लिया कि किस तरह काम करता है स्पेसशिप ऑपरेटर। एक और चीज़, एक और कंडीशन आएगी, अगर राइट साइड वाला जो है वो लेफ्ट साइड वाले से छोटा है तो क्या होगा। मान लो मैंने एक और एग्जांपल लिया 2, और ये ऑपरेटर लिया मैंने 3। ये दोनों साइड्स के कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स के लिए। अब इस केस में रिटर्न क्या करेगा, ये एक रिटर्न करता है 1, एक रिटर्न करता है 0, एक रिटर्न करता है -1, ठीक है। ये इस केस में रिटर्न करेगा 1। पर लॉजिक क्या है इसके पीछे, देखो दोनों सेम होंगे तो सिंपल है कि वो 0 ही रिटर्न करेगा। लेफ़्ट वाला अगर छोटा है राइट वाले से तो -1 रिटर्न करेगा, और राइट वाला सॉरी ये 2 और 3 मैंने गलत लिख दिया, इस केस में भी -1 रिटर्न करेगा। 1 रिटर्न कराने के लिए यहाँ 3 आएगा और यहाँ 2 आएगा, ठीक है। इस केस में ये रिटर्न करेगा 1 क्योंकि राइट साइड वाला जो है इस बार लेफ्ट साइड वाले से छोटा है, ठीक है। तो इस केस में ये रिटर्न करेगा 1। रिटर्न 1 कब करेगा, सिंपल है कि जब रिटर्न 1 कब करेगा, जब लेफ्ट साइड वाला बड़ा हो। रिटर्न 0 कब करेगा, जब दोनों सेम हो। रिटर्न -1 कब करेगा, जब लेफ्ट साइड वाला छोटा हो। लेफ्ट साइड वाले पे डिपेंड करता है, छोटा है तो -1 रिटर्न करेगा, राइट साइड वाले से सेम है तो 0 रिटर्न करेगा, और बड़ा है तो 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। सिंपल है पीएचपी, इतना कुछ ये नहीं है, चैलेंज नहीं है पीएचपी में। सिमिलरली पीएचपी में हम जो है ये कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करने के लिए 2 तरीके हैं। जैसे हम सी में हम डिफाइन करते हैं कॉन्स्टेंट्स को, या फिर जावास्क्रिप्ट में मान लो कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करके डिफाइन करते हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंट को। कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स है जो कि कभी चेंज नहीं होते, वेरिएबल नहीं है, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल अलग है, पर वो चीज़ है जो कभी चेंज नहीं होती। हम कॉन्स्टेंट्स के लिए पाई यूज़ करते हैं, और पाई को कांस्टेंट पाई इक्वल्स टू 3.14 समथिंग होता है, जो कि हम जावास्क्रिप्ट में इस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। ये सिंटैक्स पीएचपी के लिए भी सही है, ये गलत नहीं है पीएचपी के लिए। बट पीएचपी में एक और तरीका है डिफाइन फंक्शन को यूज़ करके, ठीक है। पीएचपी में एक बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है डिफाइन नाम से, और उस डिफाइन फंक्शन का काम क्या होता है, उस डिफाइन फंक्शन का काम होता है पहला जो स्ट्रिंग पास हो रहा है वो एक वेरिएबल का नाम बन जाएगा,
और दूसरा जो स्ट्रिंग वो एक कांस्टेंट का नाम बन जाएगा, और दूसरी जो वैल्यू है उसमें फंक्शन में वो वैल्यू जो है उस कांस्टेंट को असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये कांस्टेंट के लिए तरीका है, दोनों ही तरीके से कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। अब सिमिलरली इसमें कोई वेरिएबल जैसे हमने डिक्लेयर किया था इसी तरह एरे डिक्लेयर करना है, तो मान लो इसमें हमने एरे को वेरिएबल की तरह ही डॉलर से इंडिकेट किया, और एक एरे फंक्शन आता है इसके अंदर, उसके अंदर जो जो चीज़ें पास करेंगे वो एक एरे के अंदर चले जाएंगी। ठीक है, इसमें मैंने पास कर लिया रजत, दूसरी वैल्यू मैंने पास किया समझो रोशन। ठीक है, तीसरी वैल्यू मैंने पास की है SWNI। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एरे के अंदर स्टोर हो गई। अब इसको प्रिंट करवाना है तो सिंपल हम इको यूज़ करेंगे, इको और डॉलर एरे का नाम। ठीक है, ये एरे का नाम, एक एरे एक्चुअली एक कीवर्ड है, तो एरे की ये एरे का नाम नहीं हो सकता, बट ये एरे का नाम हो सकता है। ठीक है, ARRAYE। तो ये हमने एरे प्रिंट करा दिया। कोई स्पेसिफिक इंडेक्स प्रिंट करानी है तो सिमिलरली बाकी लैंग्वेजेस की तरह ही 0th इंडेक्स मतलब रजत प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं एरे को डिक्लेयर करें। सिंटेक्स देखो सिर्फ अलग है, लॉजिक सब कुछ सेम ही है। अब ये सारी चीज़ें PHP में अलग है, एक दो चीज़ें और भी अलग है। ठीक है, वो भी चीज़ें देख ही लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले तो ये चीज़ें भी लिख सकते हैं। ठीक है, एरे एरे की तरह ही एक मल्टी डायमेंशनल एरे जो हम 2D एरे 3D एरे C++ में बनाते हैं, वो हम ये इनर ब्रैकेट्स को मल्टीपल टाइम्स यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है, PHP में ऐसा नहीं होता। PHP में हमने मान लो ये एक एरे बनाया है मल्टी एरे। ठीक है, उसके अंदर एक एरे फंक्शन होगा जो कि डिफाइन करेगा सच में, और वो फंक्शन के अंदर और एरे होगा। ठीक है, और एक एरे फंक्शन होगा जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ होंगी, यहाँ पे मान लो रजत, और दूसरा एरे मान लो है उसका नाम है रोशन। मतलब एरे के अंदर और भी वैल्यूज़ हो सकती है ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये एक मल्टी डायमेंशनल एरे होगा। ये एक्चुअली एक 2D एरे हुआ कि एक एरे के अंदर और भी एरेस है। अब इसको 3D एरे बनाना है तो इसके अंदर फिर से और भी एरेस लिख दो। ठीक है, ये 3D एरे बन गया। अब इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल एरे बन गया। तो मल्टी डायमेंशनल एरे बनाने का तरीका इसमें थोड़ा सा अलग है, बट वही है, एक एरे के अंदर एक ब्रैकेट के अंदर दूसरा एरे डिक्लेयर करें तो मल्टी डायमेंशनल एरे बन गया। ठीक है, सिमिलरली बाकी लैंग्वेजेस की तरह इसमें पुश ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं एरे के ऊपर, और इसमें पॉप ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं एरे के ऊपर। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेशन और अनशिफ्ट ऑपरेशन दो नए हैं जो कि C++ में नहीं यूज़ होते, बट जावास्क्रिप्ट और PHP दोनों में ही यूज़ होते हैं, शिफ्ट और अनशिफ्ट ऑपरेटर्स। शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है कि एलिमेंट को पहले से पहला एलिमेंट, देखो पुश पॉप का मतलब हमको पता है, पुश मतलब राइट साइड से एक एलिमेंट ऐड कर देना, और पॉप का मतलब होता है राइट साइड से एक एलिमेंट निकाल देना। लास्ट एलिमेंट जो है उसको पॉप कर देना या फिर पुश कर देना, डाल देना या फिर निकाल देना। ठीक है, शिफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट साइड से एक एलिमेंट को निकाल दो, पहला वाला एलिमेंट है उसको निकाल दो। अनशिफ्ट का मतलब क्या होता है, एक नया एलिमेंट है वो डाल दो, अनशिफ्ट कर दो उस एरे के पहली पोजीशन पे लेफ्ट साइड से। ठीक है, क्या एलिमेंट डालना है वो साथ में हम पास करेंगे अनशिफ्ट के अंदर ही, और पहले वाली पोजीशन पे ही वो सिर्फ पास होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स राइट साइड खिसक जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह एरे काम करता है PHP के अंदर। इसके सिवाय PHP में हमारे सिलेबस में कुछ भी नहीं है। बस एक लास्ट चीज़ है PHP में, प्रिंट और इको दोनों चीज़ें ही यूज़ होती है। ठीक है, इको वर्सेस प्रिंट के बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं क्योंकि नोट्स में है, इंपॉर्टेंट नोट्स में। अब अगर पूछ सकते हैं इसके बीच का डिफरेंस तो हम लिख सकते हैं इको और प्रिंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो सबसे पहले इको जो है ना वो एक से ज़्यादा एक्सप्रेशंस ले सकता है प्रिंट करने के लिए, बट प्रिंट हमेशा एक ही एक्सप्रेशन लेता है। इको जो है वो हम बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं इसके अंदर, तो इको थोड़ा सा फास्ट होता है चलने में, जबकि ये स्लो होता है हमारा। प्रिंट जो है वो थोड़ा सा स्लो होता है इको से, क्योंकि प्रिंट है ना रिटर्न करता है 1, इको कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ठीक है, प्रिंट हमेशा रिटर्न करेगा 1। प्रिंट में भी हमारा सिंटैक्स सेम ही रहेगा, यहाँ पे जैसे हम लिख रहे हैं सॉरी, यहाँ पे जैसे हम लिख रहे हैं प्रिंट, और यहाँ पे लिख रहे हैं कोई एक्सप्रेशन, ये कुछ भी लिख लिया तो वो प्रिंट हो जाएगा और वो रिटर्न 1 करेगा। तो हम यहाँ पे कोई वेरिएबल बना के उसमें स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल PHP में कैसे बनाते हैं, डॉलर से $var इक्वल्स टू प्रिंट ये लिखेंगे तो var की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि वे प्रिंट फंक्शन 1 रिटर्न करता है और ये चीज़ प्रिंट भी हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह इको से प्रिंट होता है वही सेम यहाँ से भी प्रिंट होता है, बस दोनों में ये डिफरेंस है कि प्रिंट थोड़ा स्लो है, इको थोड़ा फास्ट है।
प्रिंट वन रिटर्न करता है, इको कुछ भी रिटर्न नहीं करता। प्रिंट में सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट जाती है, ये सिर्फ एक ही चीज़ प्रिंट होगी। बट इको अगर होता तो हम और भी वैल्यूज़ यूज़ कर सकते थे कॉमा से सेपरेट करके। मैंने कॉमा करके कुछ और लिख दिया तो ये प्रिंट वाले में सिंटैक्स एरर देगा, पर अगर प्रिंट की जगह इको होता तो ये प्रिंट ये सारी चीज़ें रन हो जाती, ठीक है। पर वो रिटर्न कुछ नहीं करता, इसलिए ये पहले वाला वेयर डालने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो इको और प्रिंट के बीच में ये थोड़े डिफरेंसेस है, और भी डिफरेंसेस है हमारे नोट्स में, वहाँ से रेफ़र कर सकते हो, जो सर ने इंपॉर्टेंट नोट्स बोल के भेजा था, ठीक है। उन नोट्स में जे क्वेरी और ये नहीं है, जे क्वेरी और बूटस्ट्रैप जो है ये दोनों चीज़ें नहीं है, तो हो सकता है उन चीज़ों के पूछने के चांसेस कम हो, या फिर उनका वेटेज बहुत कम होगा, क्योंकि सिलेबस में तो है बट ये नोट्स में नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ें वीडियो में भी हम नहीं कवर कर रहे हैं, क्योंकि उन चीज़ों का या तो वेटेज बहुत कम रहेगा या फिर ना के नहीं रहेगा वो चीज़ों का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स जो थी हमने एक्सप्लेन कर दी है पूरी, और 4 चीज़ें हमने टोटल देखी है। HTML CSS देखा है, जो कि हमने सारे HTML फॉर्म्स बना के देख लिए, फिर जावास्क्रिप्ट से हमने उस फॉर्म को वैलिडेट भी कर दिया, ठीक है। और हमने PHP के भी सिंटैक्स देख लिया, PHP किस तरह काम करता है। PHP और जावास्क्रिप्ट के बीच में फ़र्क यही है कि PHP जो है वो सर्वर साइड कंप्यूटिंग के लिए, सर्वर साइड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, और जावास्क्रिप्ट जो है हमारा वो होता है ये ब्राउज़र साइड, क्लाइंट साइड डेवलपमेंट के लिए। बाकी लॉजिक सब कुछ सेम है सारे ही लैंग्वेजेस में, बस सिंटैक्स का डिफरेंस है, ठीक है। सिंटैक्स तो वही PHP में डॉलर आ रहा है, वहीं पे ही जावास्क्रिप्ट में लेट या फिर वेयर आ रहा है, और वहीं पे ही C++ जावा में इंट आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस है सिंटैक्स में, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। तो